पाकिस्तान टैक्स चैनल में हम आपको शामिलियत कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया जाता है। मैं एडवोकेट असलान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से दिलों को मुनव्वर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم। जैसा कि आपको मालूम है कि फिनांस एक्ट 2026 में अमेंडमेंट्स हुई हैं और इसके पहले सेशन में हमने सेल्स टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज पे मोहम्मद मंशा सुखेरा जो हमारे चेयरमैन है पाकिस्तान टैक्स चैनल की, उन्होंने शेयर हासिल गुफ्तगू की और सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज में होने वाली जो अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में ब्रीफ किया। आज के लेक्चर में हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे फिनांस एक्ट 2026 में जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं उन पे ख्यालात का इजहार करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद मंशा सुखेरा साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फाइनेंस एक्ट 2026 से जो अमेंडमेंट हुई हैं इनटू डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की है वो अमेंडमेंट इन सेल टैक्स एक्ट 1990 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में की है। तो वो दोनों जो थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। आज इसके बाद एक कस्टम भी है, टाइम मिला तो आज कस्टम को टच करेंगे, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंसेस क्या है, क्या इनमें क्या एक ही चीज है या डिफरेंस है। तो जनरली जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो ऐसे टैक्सेस हैं जिनका बर्डन उस शख्स पे पड़ता है जिसपे वो इम्पोज किया जाता है। तो जैसे ये इनकम टैक्स है, तो जिसकी इनकम होगी इसका बर्डन टैक्स लगेगा इनकम पे, तो उसी ने बेयर करना है, जिसकी इनकम है उसी पे इम्पोज होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो बर्डन है जिस पे इम्पोज होता है वो बेयर नहीं करता, अल्टीमेटली वो कंज्यूमर जो होता है या कस्टमर अल्टीमेटली होता है उस पे उसने बेयर करना होता है और उस पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे सेल टैक्स है, तो सेल टैक्स में जितने भी लोग होते हैं, जो पर्सन उसमें रजिस्टर है या रजिस्टर है, उसमें इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है या आपके होलसेलर है, तो सारे जो है वो टैक्स कलेक्टिंग एजेंट होते हैं। वो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट जो है टैक्स कलेक्ट करते हैं और ऑनवर्ड कंज्यूमर को फॉरवर्ड या शिफ्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली उसका बर्डन जो है वो कंज्यूमर ने बेयर करना होता है। तीसरा एक्साइज ड्यूटी जो है वो भी इसी तरह जो लगती है और कास्ट का पार्ट बन जाती है और ऑनवर्ड कस्टमर को कंज्यूमर को ट्रांसफर करती हो जाती है। इस तरह कस्टम ड्यूटीज है वो भी इसी तरह जो है। ये जो इंटरनेट टैक्सेस है इनमें डिफरेंस एक एक्सप्लिसिट होते हैं और एक इम्प्लिसिट होते हैं। एक्सप्लिसिट में आपको नजर आ रहा है कि इसमें मैंने ये इतना टैक्स दिया, जैसे कि सेल टैक्स है उसमें ये 18% अनवाइस में होता है, आपको पता है। फेडरल एक्साइज या कस्टम है उसको आपने को नहीं पता होता, जिससे आप बाय कर रहे हैं उस कास्ट में कितना शामिल है, वो इम्प्लिसिट होता है। तो
बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि जिसका बर्डन जिस पे हम बोझ हो वही बेयर करे तो वो डायरेक्ट टैक्सेस है, जैसे वेल्थ टैक्स या इनकम टैक्स है, और जिसका बर्डन आगे शिफ्ट हो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो यूजुअली इनडायरेक्ट टैक्स में जो जिस पे इम्पोज होता है वो टैक्स कलेक्टिंग एजेंट या गवर्नमेंट का इंटरमीडिएटरी एजेंट होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स जो है इसमें स्कीम्स भी होती हैं, प्रोग्रेसिव होती है, रिग्रेसिव होती है और प्रोपोर्शनेट होती है। वो किसी वक्त फिर देख लेंगे इसको कि जिसमें प्रोग्रेसिव होती है कि जैसे इनकम बढ़ती है रेट भी बढ़ता है, रिग्रेसिव रिवर्स होती है, प्रोपोर्शनेट बैलेंस रहती है कि एक ही रेट हो तो उसके मुताबिक चलता है। तो आज हम देखेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो अमेंडमेंट हुई है थ्रू फाइनेंस एक्ट 2026, और फिर देखेंगे कि उनकी नेचर क्या है अमेंडमेंट। लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था विद रिगार्ड टू सेल टैक्स और कस्टम फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अमेंडमेंट की 4 कैटेगरीज होती हैं। तो फर्स्ट ये होती है कि एडिशनल चीज कोई आ जाए तो वो जो स्टैच्यू एग्जिस्टिंग करता है तो लेजिस्लेटर ने थ्रू फाइनेंस एक्ट उसमें कोई एडिशनल चीज डाल दी है, तो जैसे एडेड जो चीज होगी तो अमेंडमेंट का एक ये मोड ये होता है कि एडिशनल चीज होगी। एक जो है कि ऑलरेडी है तो उसको मिट कर दे, वो कर दिया, एज ए सेक्शन होल भी मिट हो गया, बाद एज ए लॉ भी मिट हो जाता है तो उसको हम रिपील कहते हैं। या तो इसमें सेक्शन या सब सेक्शन वो भी मिट हो सकता है, तो वो भी इट मीन वो खत्म हो जाएगा, जो उसके पहले कंसिक्वेंस है वो खत्म हो जाएंगे, नया आएगा तो उसके नए कंसिक्वेंस होंगे, फिर हम उसकी नेचर देखेंगे क्या है। इसी तरह इसकी अल्ट्रेशन तो एग्जिस्ट करता है एक सेक्शन या सब सेक्शन, उसके अंदर अल्ट्रेशन है, वही एक सेंटेंस या फ्रेज क्या रही उसके अंदर कोई एडिशन डिलीशन है, करेक्शन हो सकती है, एडिशन हो सकती है, इम्प्लीकेशन है, उसके अफेक्ट चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेट चेंज हो सकता है, तो उसी के अंदर रेट आ रहा है जैसे 10% 18 तो उसको चेंज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया, वो अल्ट्रेशन उसमें आती है। एक सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट होती है कि एक चीज है, एक पैराग्राफ है या कोई चीज है तो उसको आपने एक नए से सब्स्टिट्यूट कर दिया, पहले की जगह रिप्लेसमेंट आप दूसरी दे दी, तो ये यूजुअल अमेंडमेंट होती है। इनकी अगर नेचर वाइज देखें हम तो कुछ अमेंडमेंट जो होती हैं सब्सटेंटिव होती हैं। सब्सटेंटिव जब हम बात करते हैं तो सब्सटेंटिव मीन ये होता है कि जो राइट और लायबिलिटी को टैक्स पेयर की या जो भी उसमें कंसर्न है उसके राइट लायबिलिटी को अफेक्ट करे तो वो सब्सटेंटिव होती है। जो राइट लायबिलिटी को अफेक्ट ना करे तो उसको हम प्रोसीजरल मशीनरी अमेंडमेंट करते हैं, तो प्रोसीजर उसके लिए एडवांसमेंट करती है, तो प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, राइट लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होती। जैसे जो जितने भी स्टैच्यूज हैं इसके दो कंपोनेंट होते हैं, वैसे 3 कंपोनेंट भी कहते हैं। एक चार्जिंग सेक्शन होते हैं, जैसे सिविल क्रिमिनल लॉ में सब्सटेंटिव कहते हैं कि ये सब्सटेंटिव लॉ है, यहाँ उसी को चार्जिंग सेक्शन कहते हैं जो कंपोज करता है टैक्स। इसी तरह जो एक मशीनरी सेक्शन होते हैं, तो मशीनरी सेक्शन में आपकी 2 कैटेगरी होती है, एक असेसमेंट और एक रिकवरी। तो कंपोजिशन जो होती है, जो चार्जिंग प्रोविजन होते हैं वो सब्सटेंटिव होते हैं। वो लेजिस्लेटर डिक्लेयर करता है कि कौन से लोग विद व्हाट रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर क्या होगा और उस पे कौन से लोग होंगे और कितना टैक्स लगेगा। 2 चीजें लेजिस्लेटर डिक्लेयर करता है कि ये लोग और ये सब्जेक्ट मैटर है जिसपे वो टैक्स देंगे। फिर उसके बाद असेसमेंट में होता है क्वांटिफिकेशन कि कितना टैक्स बनेगा, वो असेसमेंट है, उसमें सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू और रेट लगाएंगे और टैक्स लायबिलिटी बनेगा। तो ये क्वांटिफिकेशन जो है इसको हम कहते हैं असेसमेंट। पहले में डिक्लेयर करना जो कंपोजिशन में कौन लोग होंगे और सब्जेक्ट मैटर क्या है। जैसे टैक्स में हम देखें इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में टैक्स पेयर जिसको हम कहते हैं या पर्सन कहते हैं, कंपनी या जो है ये पर्सन है, और सब्जेक्ट मैटर क्या है वो इनकम है, इनकम पे टैक्स लगना है, और डिक्लेयर पर्सन और इनकम इसमें सब्जेक्ट। सेल टैक्स में देखें तो वहां सेल है और लोग है जिसको रजिस्टर्ड पर्सन हम कहते हैं। एक्साइज में भी प्रोड्यूसर है और आपकी प्रोडक्शन है। इधर कस्टम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और उसमें लोग हैं जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है। तो इसी तरह फिर रेट जो है, रेट और कितना रेट लगना है, किस वैल्यू पे लगना है, ये असेसमेंट है। तो वैल्यू भी डिफाइन होती है बार बार, या एक्चुअल वैल्यू होती है या जो भी लॉ लेजिस्लेटर देता है, फिर उस रेट को और वैल्यू दोनों को अप्लाई करें फिर एक लायबिलिटी निकलती है, तो उसको हम टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। तो वो असेसमेंट का पार्ट होता है। उसके बाद फिर जो असेसमेंट हो जाती है लायबिलिटी, फिर रिकवरी स्टार्ट होती है। रिकवरी के जो मोड होते हैं वो 2 किस्म के मेजर मोड होते हैं।
एक प्री असेसमेंट होता है, एक पोस्ट असेसमेंट होता है। प्री असेसमेंट में आपके जितने एडवांस टैक्स हैं, एडवांस टैक्स पहले अभी असेसमेंट हुई ही नहीं है तो उससे पहले ही आपने टैक्स देना है, तो वो एडवांस टैक्स है आपका इनकम टैक्स में 147 है। वैसे विद होल्डिंग के काफी सारे सेक्शन है, वो सारे वो भी एडवांस में आते हैं। फिर आप रिटर्न फाइल करना है तो वो रिटर्न के साथ आपने पे करना है, ये बिफोर असेसमेंट है सारा। फिर उसके बाद रिटर्न फाइल लेकर देंगे तो वो डीम्ड असेसमेंट हो जाएगी। उसके बाद फिर अगले पोस्ट असेसमेंट रिकवरी होगी। पोस्ट असेसमेंट में एक तो डिमांड नोटिस आएगा, जो ये असेसमेंट होगी 137 का नोटिस आ जाएगा, तो वो डिमांड नोटिस है असेसमेंट के साथ। फिर इसी तरह 138 का रिकवरी का स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अटैचमेंट बैंक ये वो डिफरेंट मेजर्स है, लैंड रेवेन्यू ये वो रिकवरी मेजर्स सारी है, अटैचमेंट है, अरेस्ट है और ये वाला। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो अब हम अमेंडमेंट सब्सटेंटिव जो है सबसे गर्मी लग रही, अच्छा। सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल अमेंडमेंट या सब्सटेंटिव को आप रेवेन्यू वेयर या चार्जिंग वेयर या उनको कहते हैं, और मशीनरी में आपके असेसमेंट है, रिकवरी है, अपील है, या पीनल प्रोविजन में कोई अमेंडमेंट हो तो उसको भी हम सब्सटेंटिव चेंजेस कहते हैं। और यूजुअली जो चार्जिंग सेक्शन या फिस्कल स्टैट्यूट जो है ये स्ट्रिक्टली कंट्रोल होते हैं, एग्जम्पशन हो तो उसके रिवर्स होते हैं, बाकी हम देख लेंगे। तो अब वन बाय वन हम देखते जाएंगे कि अमेंडमेंट की नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है, नेचर क्या है, रेवेन्यू मेजर है, रिलीफ मेजर है, या मशीनरी है, या चार्जिंग सेक्शन है, और उसके साथ फिर उसका स्कोप क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इफेक्ट है, या बाद में एडिटोरियल अमेंडमेंट है, बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो हर सारा को हम देखते जाएंगे। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि सेक्शन 2 जो है, आफ्टर क्लास ए फॉर न्यू सेक्शन न्यू क्लास हैज बीन इंसर्टेड, मोस्टली वो फेसलेस वाली जो है, फेसलेस की अमेंडमेंट जो है, या एल्गोरिथम जो आपका मैकेनिज्म है, सेटलमेंट मैकेनिज्म है, या इंडिपेंडेंट केस सिक्योरिटी कमेटी है, या फेसलेस जुरिडिक्शन है, सेंटर है, या दूसरी अपील है, मोस्टली वही अमेंडमेंट्स है। तो फर्स्ट जो है असेसमेंट की डेफिनेशन है, इन सब क्लास फॉर द वर्ड अमेंडमेंट असेसमेंट द एक्सप्रेशन अमेंडेड असेसमेंट एंड फेसलेस असेसमेंट, जो फेसलेस के आगे आएंगी जुरिडिक्शन। तो अमेंडमेंट में क्योंकि वो एक नई स्पीसीज अमेंडमेंट की या नई सिस्टम ऑफ वो असेसमेंट जो इंट्रोड्यूस किया है, सेंटर बनाया है, अथॉरिटी बनाई है, तो उसमें फेसलेस असेसमेंट या ऑडिट का भी कंसेप्ट है। तो असेसमेंट की क्योंकि डेफिनेशन जो थी उसमें फेसलेस पहले नहीं थी, तो नई चीज नए सेक्शन डिफरेंट इंट्रोड्यूस किए, तो इस अमेंडमेंट को भी अमेंड करना जरूरी था, असेसमेंट को भी। ना अगर अमेंडमेंट करते तो फिर असेसमेंट होती तो उसको अमेंडमेंट नहीं कहा, असेसमेंट नहीं कहा जा सकता था। तो इसलिए पहले ये जो असेसमेंट की डेफिनेशन थी तो उसमें इसको ऐड किया। तो जो पहले भी मैंने लास्ट टाइम भी इंटरप्रेट करते हुए डेफिनेशन क्लासेस जो होते हैं ये मिनी डिक्शनरी होती है ऑफ द स्टैट्यूट। जो लेजिस्लेटर है जो एक लेजिस्लेशन करता है, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, एक मिनी डिक्शनरी उसमें प्रोवाइड करता है, और अपने वर्ड जितने भी उसमें इस्तेमाल होते हैं या उसका लिंक डायरेक्ट इनलेक्ट होता है तो उनको डिफाइन करता है। तो जब डिफाइन करता है तो ये जितने हैं कि फर्स्ट जो इसमें रूल है इंटरप्रिटेशन का, जो डेफिनेशन क्लास है, इनको इंटरप्रिटेशन क्लास भी कहते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल ये है कि ये जो डेफिनेशन होती है या डिफाइन वर्ड किया जाता है या फ्रेज कोई एक्सप्रेशन डिफाइन किया जाता है, तो थ्रू ऑफ द स्टैच्यू जो मीनिंग यहाँ अस्क्राइब किए गए हैं, दिए गए हैं, वही मीनिंग थ्रू ऑफ द स्टैच्यू दिए जाएंगे। जहाँ कहीं वो वर्ड यूज होगा तो यहाँ डिफाइन किया है होल ऑफ द स्टैच्यू जो है, और उसके जो रूल्स भी हैं उसमें वही वर्ड के जो मीनिंग होंगे वही दिए जाएंगे। तो दूसरा इसमें रूल है कि जहां कहीं आगे सेक्शन जो है वो डिपार्चर करे, वहां कोई वर्ड दिया हो तो वो उसके मीनिंग वहां और उस कंटेक्स्ट में और दिए गए हो तो वो इसको ओवरराइड कर सकता है। ये क्योंकि ये डिक्लेरेटरी या डायरेक्टरी नेचर की डेफिनेशन होती है, क्योंकि जहां स्टार्ट होती है वहां लिखा होता है सब्जेक्ट टू द कंटेक्स्ट एंड सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट में कोई और मीनिंग है तो वो होंगे
तो फिर ये वाली नहीं होगी, वो सुपरसीड को होगी, ये सबसर्विएंट होगी, फिर ये ऑपरेट नहीं करेंगी, वो ऑपरेट करेंगी। दूसरा रूल ये है कि जहां कहीं सब्जेक्ट में आगे सेक्शनों में या कहीं भी आगे डिफरेंट उसी वर्ड यूज हुआ हो, उसके डिफरेंट मीनिंग हो, तो वो मीनिंग होंगे, ये वाले फिर मीनिंग नहीं होंगे। फिर ये वाले मीनिंग जो है वो उनको स्पेस देंगे टू ऑपरेट दैट मीनिंग, और ये सब होंगे, वो हायर रेस्टोरेंट पे स्टैंड करेंगे, ये फिर लोअर स्टैंड, ये सबऑर्डिनेट बन जाएंगे, वो लीडिंग होंगे। इसी तरह जो वर्ड वहां डिफाइन है और यहाँ डिफाइन नहीं, अगर किसी सेक्शन है उसके नीचे कोई वर्ड डिफाइन है, तो वो वर्ड वो टू द एक्सटेंट ऑफ वो जो सेक्शन होगा उसके मीनिंग उसी तक होंगे, अनलेस अंटिल वहां लिखा जाए कि दूसरे सेक्शनों पे भी मीनिंग अप्लाई होंगे, वो उसका लिमिटेड स्कोप है। डेफिनेशन क्लॉज में जो वर्ड है इसका उससे वास्टर देन दैट है या ब्रॉडर इन स्कोप है और सारे स्ट्रेचू पे ऑपरेट करता है, और वो वाला जो वर्ड है उस सेक्शन तक की हद तक होता है, अनलेस ये कहा गया कि दूसरे सेक्शन जो है वहां भी इसके ये सेम मीनिंग अडॉप्ट होंगे, या कहा जाए कि डेफिनेशन का ये पार्ट है तो वे सारे पे ऑपरेट होगा। इसी तरह वर्ड जो इसमें डिफाइंड ही ना हो, तो इसमें भी नहीं है, आगे भी नहीं है, नया वर्ड आ गया है, तो उस सिचुएशन में फिर हम देखेंगे कि वो वर्ड जो है जुडिशियली डिफाइंड है, उसके जो पहले वाले से प्रीवियस लेजिस्लेशन थी टैक्स की, जैसे 79 वाला ऑर्डिनेंस था या 200 उसके इंडिया वाला है, जैसे 222 1922 वाला है, क्या उसमें वो डिफाइन था, वहां इंटरप्रेट किया हुआ है या नहीं किया, अगर कोर्ट ने वहां इंटरप्रेट किया हुआ है, फिर पाकिस्तानी है या बाहर की जजमेंट या इंटरप्रिटेशन ऑफ परसुएसिव होती है, यहाँ वाली लीगल ऑलमोस्ट बाइंडिंग होती है, तो वो वाला फिर उसको देखेंगे कि वो मीनिंग है नहीं, अगर वो मीनिंग नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि भाई इसमें स्टैट्यू में भी नहीं है, सेक्शन में भी नहीं है, जुडिशियल डिफाइंड भी नहीं है, तो फिर हम उसके डायरेक्टली मीनिंग जो उसके ऑर्डिनरी नेचुरल पॉपुलर मीनिंग होंगे इन द सब्जेक्ट मैटर, कि आपका जैसे इनकम टैक्स का ये फिजिकल लॉ है या फाइनेंशियल है या इकोनॉमिक लॉज है या इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर है, तो उस रिलेटेड फील्ड में जो डिक्शनरी में तो आप मीनिंग देखेंगे तो हजारों उसके मीनिंग होंगे और डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होंगे, तो उसमें से आप जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा उसको आप लेंगे और लेके अप्लाई करेंगे कि जो मोस्ट फिट होता है नेचुरल ऑर्डनरी पॉपुलर इन द रेलेवेंट फील्ड में जो फिट होता है, जो मीनिंग है वो वाले अडॉप्ट किए जाएंगे। तो ये जनरल रूल्स है। इसी तरह कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें आप वर्ड मीन्स होता है, मीन से मुराद ये है कि ये जो इसके मीनिंग है यही है, इसके अलावा नहीं है। मीन के साथ इंक्लूड हो तो वर्ड ऑफ वो इलार्जमेंट है, वो डीमिंग डिवाइस यूज होती है, तो उसमें जो उसके ओरिजिनल मीनिंग नहीं होते वो भी उसको मीनिंग असाइन कर दिए जाते हैं। फिर जब उस वर्ड को देखेंगे अगर उसके वो मीनिंग ऑर्डिनरी या पॉपुलर उस सेंस में नहीं है तो इवन देन वो उसका पार्ट होंगे, क्योंकि डीमिंग डिवाइस लास्ट में भी मैंने कहा था कि लेजिस्लेटर के पास पावर होती है डीमिंग या लीगल फिक्शन इसको कहते हैं, कि किसी फैक्ट जो एग्जिस्ट नहीं करते उसको ज्यूम कर सकता है ये एग्जिस्ट करते हैं, या जिस वर्ड के जो मीनिंग नहीं है वो भी उसको कह सकता है कि उसके मीनिंग है, या हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट जो नहीं है हैपन हुआ उसको कह सकता है हैपन हुआ है, जो हैपन हुआ है उसको कह सकता है हैपन नहीं हुआ। जिस तरह उसके पास पावर्स है, तो कोर्ट की फिर ड्यूटी होती है वो देखे किन लोगों में किस पर्पज के लिए डीमिंग डिवाइस हुई है, उसका रैशनल नेक्सस उस वर्ड से है कि नहीं है, तो उसके जब भी किसी चीज को लीगल फिक्शन करना हो तो उसका उस चीज से नेक्सस जरूर होना है, उसकी कनेक्टिविटी हो, ये ऑल टुगेदर इररिलेवेंट चीज को उसमें डिफाइन में ऐड नहीं कर सकते, और पर्पज ऑफ द स्टैच्यू लोगों का वो चीज को देखते हुए कोर्ट में इंटरप्रेट कर सकता है किस हद तक वो एडिशन हो सकती है, किस हद तक नहीं हो सकती उस वर्ड की मीनिंग में। तो अब हम इसको आगे देखते हैं, तो आगे फिर इन्हीं रूल को सामने रखते हैं। एक स्टार्ट में ही वो लिखा होता है सब्जेक्ट, इसीलिए डायरेक्टली अमेंडमेंट नहीं, तो हमारे अमेंडमेंट को देखते हैं। तो पहली अमेंडमेंट है, तो अमेंडमेंट में फेसलेस अमेंडमेंट जो है वो एडिशन हुई है, क्योंकि आगे फेसलेस अमेंडमेंट असेसमेंट ऑर्डर और फेसलेस आपका नेशनल फेसलेस सेंटर एनएफसी जो वो भी आया है, फेसलेस जुडिक्शन भी आई है, सब कुछ आया है, तो अपील भी फेसलेस आई है, तो वो उसके मुताबिक अमेंडमेंट करना असेसमेंट में, क्योंकि फेसलेस अमेंडमेंट का भी एक प्रोविजन आया है 122 के साथ 122 है या वही है, इसलिए अमेंडमेंट यहाँ करनी जरूरी थी। नेक्स्ट आफ्टर क्लास 6 द फॉलोइंग न्यू क्लास शैल बी स्टार्टेड, तो ये ऑथोराइज शिपिंग एजेंट जो है 143 एक सेक्शन है, उसमें शिपिंग जो
शिप मास्टर है, जब उसका चार्टर यह लैंड करता है कराची में या पोर्ट में, उसने अपना एक मैनिफेस्टो होता है, वो उसने प्रेजेंट कर रहा होता है टू द कस्टम अथॉरिटी, और कस्टम अथॉरिटी की जो परमिशन के साथ वो फिर आते हैं। फिर उसने जितना भी उसमें गुड्स या जो भी लोडिंग शोडिंग होती है उसकी उसने देना होता है, क्या माल है, कहाँ से है, तो उसके लिए फिर वो उसने रिटर्न भी फाइल करनी होती है। तो रिटर्न के लिए पहले वो मास्टर करता था, शिपिंग एजेंट जो है वो जो उसका होगा उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर शिफ्ट की है, जहाँ मास्टर है उसके साथ ये शामिल किया। पहले शिपिंग एजेंट को, ऑथराइज शिपिंग एजेंट को उन्होंने डिफाइन किया, ताकि 143 के तहत जहाँ वो इस पे कोई राइट ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है, तो पहले उसको डिफाइन किया जाए कि इसकी कौन लोग है जिसपे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये सेक्शन फिर इसलिए उस पर्पज के लिए, क्योंकि वहां ऑथराइज एजेंट ऐड किया है मास्टर के साथ, तो यहाँ भी फिर अकॉर्डिंग उसको ये इसको हम पढ़ लेते हैं। Authorized shipping agent means a person in Pakistan who is authorized by non-resident ship owner, charter or operator to act on its behalf in respect of vessel, and who in relation to such vessel or revenue is responsible for the receipt, collection, control or accounting of total freight and any related amount, undertake are responsible for document manifest filing or the reporting of cargo or total weight, including have directly, indirectly, the control, custody or disposal of any freight or related seat attributed to such vessel or value, and furnish the return under section 143 of this ordinance in respect of such vessel or value, or such person shall for the purpose of this ordinance be treated as a representative of section under the non-resident under section 173, be jointly severally liable for the payment of tax and all obligation, proceeding, assessment and recovery in respect of such vessel value, and be treated as such, and provision of section subsection 3 of section 172 shall apply accordingly। तो बाकी इसका, क्योंकि इसको वहां ऐड किया गया, वहां असेसमेंट की, फाइलिंग की, प्रोसीडिंग की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले मास्टर पे थी, आप इस पे भी होगी, जो ऑथराइज एजेंट होगा, शिपिंग एजेंट होगा। आफ्टर क्लास 19D फॉर्म न्यू क्लास शैल बी इंसर्टेड। 19DA electronic readable format means a digital format in which data is structured so that it can be automatically read, extracted, validated and processed by computer system without human intervention, including but not limited to spreadsheet formats such as CSV, Excel, XML, XBRL, JSON and other structured or semi-structured data format, but excluding format primarily designed for human readability such as PDF or scanned image or photographs। तो जो आप डाटा कंप्यूटराइज करते हैं वो साथ भी अटैच कर सकते हैं, तो उसके लिए आगे वो जो प्रोसीजर होगा फाइलिंग ऑफ रिटर्न में या अदरवाइज आपने डॉक्यूमेंट करने, वो इसमें चीजें होंगी, तो उसको आइडेंटिटी देने के लिए ये डिफाइन किया गया। क्लास 22A शैल बी omitted। कौन सी क्लास है बोलेंगे? डेफिनेशन में ये फास्ट मूविंग की अगर मूव हुई है, फास्ट मूविंग तो नहीं है, एक म्यूचुअल फंड की मूव हुई, ये फास्ट मूविंग गुड्स मींस ए कंज्यूमर गुड व्हिच आर सप्लाई रिटेल बैंक एज वेल डिमांड ऑफ एक्सक्लूडिंग द ड्यूरेबल गुड्स। तो ये पहले काफी इसमें लिटिगेशन में चीज रही है कि व्हाट इज फास्ट मूविंग गुड्स। स्टील वाले कहते हैं ये हमारी फास्ट मूविंग है, पहले ना कंज्यूमर गुड्स डिफाइन थी, ना फास्ट मूवेबल थी, ना ड्यूरेबल थी। तो अब फिर ये उन्होंने लास्ट टाइम कंज्यूमर गुड डिफाइन की कि कंज्यूमर गुड में जो है आपकी जो डेली यूज हो सिर्फ वो है, तो फिर उसके बाद उसमें से फास्ट मूव को अलग डिफाइन कर दिया। तो फिर इसमें ड्यूरेबल भी लास्ट टाइम ऐड की कि एक्सक्लूड की कि ड्यूरेबल फास्ट मूविंग नहीं होती, ये कंज्यूमर के नियर में है। तो जनरली गुड्स जो होती हैं, गुड्स की 3 या 4 कैटेगरी होती हैं, मेजर 2 होती हैं, एक होती है कंज्यूमर गुड्स और एक होती हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स होती हैं जो आप यूज करते हैं और एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और कंज्यूमर गुड्स में फिर आगे कैटेगरी 3 है। एक कंज्यूमर गुड जो है जो डेली बेस पे आप यूज, खाना पीना फूड इस तरह की। एक आपकी है आपकी ड्यूरेबल, जैसे मोबाइल है, आप फ्रिज है, टीवी है, जिनकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन आपका पर्पज जो है उसको यूज ही करना होता है, वो इमीडिएटली खत्म होती है।
ये वाली कुछ टाइम लेती है कि इसकी लाइफ होती है सर्टन, उसकी लाइफ इमीडिएटली, जैसे फूड शूट है आप डेली ना करें तो खराब, पेरिशेबल टाइप इस तरह के जो जो डेली यूज करते हैं आप, कपड़े हो गए, इस तरह की चीजें, तो वो आपकी कंज्यूमर, प्योर कंज्यूमर गुड्स या आपका रोज यूज आती हैं, ये वाली जो ड्यूरेबल होती हैं वो फिजिकली भी स्ट्रांग होती हैं, लाइफ भी होती है और ज्यादा देर तक चलती है। इसे यूटिलिटी गुड्स होती है। यूटिलिटी गुड्स में आप क्या मसला है, फिर उधर है ना। यूटिलिटी गुड्स में आपकी जैसे बिजली है, ठीक है, गैस है, ये यूटिलिटी गुड्स में डेली जो वो भी आपके लिए आप इम्पॉर्टेंट, वैसे तो ये भी एक आपका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गई, लाइफ के लिए जरूरी है, जैसे कि बिजली है, गैस है, इस तरह के, ये यूटिलिटी गुड्स। एक कैपिटल गुड्स जो है वो गुड्स है जो कि फर्दर किसी गुड्स में यूज होंगी या उसका पार्ट बनेगी। जैसे आप पार्ट है, रॉ मटेरियल है, पार्ट है जो फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करती हैं या उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। जैसे मशीनरी है तो आगे आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाते हैं या उस मशीनरी से आप और चीजें बनाते हैं, तो कैपिटल गुड्स होती हैं विच फर्दर प्रोड्यूसर दी गुड्स, प्रोड्यूसर उसका पार्ट बन के या उसको सर्व करके, मशीनरी प्लांट, मशीनरी इक्विपमेंट, इस तरह की चीजें जो है वो सर्विसेज या गुड्स को फर्दर प्रोड्यूस करे तो वो कैपिटल है। तो ये फंडामेंटल जो इसकी डेफिनेशन है ये, तो आप यहाँ से उसको खत्म कर दिया तो आप कंज्यूमर या पोर्ट डिफाइन करेंगे, जो होगा वही है, वो तो आपकी ऑर्डिनरी और आपकी नेचुरल और पॉपुलर मीनिंग जो होंगे यहाँ से उसको मेट कर दिया उसको ना, जो एक्सक्लूडिंग की हुई थी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल भी कंज्यूमर में ही आ जाएंगी, कंज्यूमर डिफाइन है अपनी जगह, उसके अलावा जो होगी वो फिर देखेंगे उसको। उसके बाद नेक्स्ट कौन है, in class 38 for the board through approval for fiscal electronic device and and software the expression board computerized system through a license integrated shall be substituted। तो उस पहले की जगह पे जहां अप्रूव फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर था, उसकी जगह क्योंकि अब हर जगह कंप्यूटर एफबीआर कंप्यूटराइज सिस्टम का दिया गया है और लाइसेंस्ड वाला सिस्टम दे दिया गया इंटीग्रेटेड वाला, तो उसकी जगह उसको उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। Two shall be substituted. After class 30C, the following new class shall be inserted. The 30D लाइसेंस इंटीग्रेटर भी क्योंकि जैसे दूसरों में डिफाइन किया है उसी तरह इसमें कर दिया, लाइसेंस shall have the same meaning as defined in 15A of section 2 of सेल टैक्स एक्ट, उस सेल टैक्स में से उसी को अनवाइड कर दिया, जो उधर डिफाइन है वही वाली इसे कर दी गई। उसके बाद आफ्टर क्लास 38 द फॉलोइंग न्यू क्लास शैल बी इंसर्टेड। 35A1 नेशनल फेस सेंटर, जैसे वहां था वही वाला उसी तरह उसी की डेफिनेशन, मींस ए नेशनल फेस सेंटर एज डिफाइंड इन सेक्शन 227D ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, वहां भी डिफाइन किया है, सेल टैक्स में भी, फेडरल एक्साइज में भी, इस तरह कस्टम में भी, यहाँ भी वही डेफिनेशन है, लेकिन जहाँ अथॉरिटी की अथॉरिटी है या डायरेक्टरेट है, वहां भी डायरेक्टरेट से 30 ABCD में, तो उसके साथ उसको किया था, यहाँ वो सारे डायरेक्टरेट 227 उसमें सेक्शनों में 206 से लेके ऑनवर्ड वो 30 तो उसी रेलेवेंट सेक्शन में इसको भी उन्होंने डिफाइन कर दिया। After class 42A, following new class shall be inserted. 42A, प्राण पहले भी डिफाइन है, मींस ए पाकिस्तान automation system private limited as state owned enterprise which has been assigned function related to software development and maintenance of board IT infrastructure। तो अब वो भी इसका पार्ट बनाया, तो उसको पहले भी डिफाइन था, उसको उन्होंने फिर और रीडिफाइन कर दिया। सेक्शन क्लास 60 shall be omitted। ये मेरा स्पेशलाइज्ड व्हीकल जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसका है, तो रूल में डिफाइन था, तो उन्होंने कहा था जो वहां मीनिंग है वही इसके मीनिंग है, वो रूल शूल को ओमिट हो गए होंगे या चेंज हो गए, तो उन्होंने यहाँ से वो डेफिनेशन ओमिट कर दी। चलो अगला कौन सा, 4AB डील विद सरचार्ज, तो सरचार्ज पिछले साल लगा था, तो उसका 4A का पहले तो हेडिंग चेंज किया और फिर 4AB का हेडिंग चेंज करके नीचे अमेंडमेंट की। इन द प्रोविजो फॉर द वर्ड
surcharge shall be payable at the rate of 9% of the income tax imposed in division 1 of first schedule where income exceed rupee 10 million in a tax year. The expression no surcharge shall be payable substitute वहां देखें प्रोविजो खोले प्रोविजो के अंदर जो जिस पे पहले टैक्स लगता था अब वहां नहीं लगेगा और ए बी सरचार्ज ये समझे एक किस्म की एग्जम्पशन क्लास है तो एग्जम्पशन क्लास के लिए या रिलीफ क्लास कहते हैं तो रिलीफ क्लास जो होती है उसकी इंटरप्रिटेशन जो होती है वो वो पहले तो जिसको रिलीफ दिया गया उसने प्रूव करना होता है कंडीशन हो तो उसने कंडीशन फुलफिल करनी होती है अगर वो फुलफिल करे तो फिर उसका राइट होता है फिर उसको देना जरूरी है अदरवाइज प्रूफ बल्ट्रा प्रूफ वो टैक्स पेयर पे होता है कि लॉ में मुझे ये रिलीफ है ठीक है और कंस्ट्रक्शन जो है अगर डाउट उसमें आ जाए कंस्ट्रक्शन में दिन फेवर ऑफ द स्टेट होती है और अंगेज द वो लीव ऑब्टेनिंग जो रिसीविंग पर्सन होता है उसके खिलाफ होती है एक्सेप्ट जहाँ कोई एनपीओ हो या और कोई हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो तो उस सिचुएशन में अदरवाइज इंटरप्रिटेशन होती है अदरवाइज फेवर टू द स्टेट होती है तो इधर ये प्रोविजो है provided that in case of individual driving income chargeable tax under the head salary ये सैलरी वालों के लिए था सैलरी वालों पे टैक्स लगा हुआ था उसमें कितना था बाकी 10 था इन पे ना ये सरचार्ज shall be payable at the rate of 9% of the income tax imposed under division 1 of part 1 of first schedule where taxable income exceed rupee 10 million in a year तो पहले सैलरी वालों को था अब ये इसमें से खत्म हो गया कि नो टैक्स शैल बी चार्ज अब सैलरी वालों पे जिनकी इनकम होगी उस पे नहीं लगेगा उधर अमेंडमेंट देखिए ना अब इसकी जगह पे प्रोविजो की जगह पे तो ये सरचार्ज शैल बी पेएबल एट द 9% ये वेयर इनकम सीट है ये ओमिट हो जाएगा और उसकी जगह पे ओमिट होने के बाद ये आ जाएगा तो नो टैक्स जिसकी सैलरी वाला पे सैलरी से जो ड्राइव इनकम करता है उस पर सरचार्ज कोई नहीं ये कंक्लूजन ये हुआ कि जिसकी सैलरी इनकम है उस पर ये सरचार्ज नहीं लगेगा नो आगे वर्ड आ गया सारे चार्ज पे 9% की जगह पे नो वाला आ गया नो सरचार्ज सैलरी ठीक तो हमने एक बनाया तो हुआ तो सामने सामने वो कोई नहीं रखा फिर उधर देखे फिर पैरेलल देखे यहाँ तो आपने देखा ही नहीं यहाँ तो प्रोविजो ये खत्म हुआ था प्रोविजो उधर डालना था ये वहां से खत्म कर रहा था ना उधर उसी तरह डाला हुआ चलो वापस आ जाए आपने देखा ही नहीं बात पे छोड़ दिया उसको मिट करके नया डालना था हाँ मिस तो फिर देख कर देखा ही नहीं आपने चलो बहरहाल जी अब वो सैलरी वाले जो है उन पे सब पे लगेगा ऊपर सैलरी वालों पे टैक्स नहीं लगेगा ये सरचार्ज नहीं लगेगा जो 10% दूसरों पे लगता है इसे बिल्कुल नहीं लगेगा तो इन सेक्शन 6A after section 2 the following new shall be added notwithstanding the provision added the tax imposed under this section on the person whose turnover in the tax year exceed 200 million shall be adjustable तो इनकम जो है उसमें एडजस्टेबल हो जाएगा और प्रोवाइडेड दैट पर्सन हैविंग टर्नओवर अप टू 200 मिलियन
may opt for adjustable tax regime at the time of filing of the for the tax year 2027 and onward। तो उस हद तक इनकम है तो उससे अप टू दैट लेवल है तो उसके पास ऑप्शन है कि फाइनल में जाना चाहता है या नॉर्मल में। ऊपर वाले जो है वो एडजस्टेबल। 6 किसमें इन सेक्शन 6 क्या है? डिजिटल ट्रांजेक्शन में पिछले साल ये अमेंडमेंट आई थी कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में आपका फाइनल डिस्चार्ज होगा, तो इसमें उन्होंने डाल दिया कि वो इनकम बेस पे है, तो इनकम इससे ज्यादा होगी तो आपका एडजस्टेबल होगा और कम होगी तो वो आपका फिर आपकी ऑप्शन पे फाइनल देना चाहे तो फाइनल है, अगर आप चाहें कि मैं एडजस्टेबल करना है तो ऑप्शन दे दे रिटर्न फाइलिंग के साथ। ये पिछले साल आई थी ई कॉमर्स के लिए कि वो डिलीवर करेगा जो ऑर्डर देगा अनवर्ड तो उन पे फाइनल डिस्चार्ज कहा गया था कि वो विद होल्डिंग करेगा और अकॉर्डिंग फाइनल डिस्चार्ज होगा। तो इस लिमिट से ऊपर होगी तो वो फिर आपका एडजस्टेबल होगा, उस लिमिट तक होगी तो फिर उस सिचुएशन में ऑप्शन है, ऑप्शन एक्सरसाइज करना है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न कि आप फाइनल में रहना है या आपने नॉर्मल में जाना है, तो जो ऑप्शन देंगे उसके हिसाब होगा। नेक्स्ट प्रोवाइडेड दैट आगे बस 7F 7 आफ्टर 7F द फॉलोइंग 7 ही अब बताइए आपको जो 2-3 सालों से लिटिगेशन में चलता था, जो आपकी प्रॉपर्टी शरापर्टी पे लगाया था टैक्स 1% नेट था, बाकी इनकम टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू का 20% लेके वैल्यूएशन करके उस पर आगे टैक्सेशन की थी, तो वो आगे लिटिगेशन किया सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर कर दिया कि प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लग सकता, तो इस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसलिए वहां क्योंकि अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने तो शॉर्ट ऑर्डर भी आ गया, वो फाइनल आ गया, फाइनल भी आ गया कि नहीं? फाइनल नहीं है, फाइनल ऑर्डर नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर में उसको अल्ट्रा वाइज टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था, तो इन द लाइट ऑफ दैट इन्होंने उसको 7 को मिट कर दिया। अब प्रॉपर्टी को जो वैल्यूएशन पे टैक्सेशन थी वो अब जो डीम्ड और उसके लीगल फिक्शन से टैक्सेशन की थी वो अब खत्म हो गई है, पिछले में खत्म हुई है, तो पिछले भी जिन्होंने दिया है और फंड शॉट भी क्लेम कर सकते हैं, ले सकते हैं। वो जिसने दिए हुए फिर अप्लाई करे उसका इन द रेक्टिफिकेशन दे जो आप पे लगा हुआ है, रेक्टिफिकेशन दे या वैसे कहे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, मेरे इतना एक्सेस है उसका अपील और उस पे बेसिस पे रेक्टिफाई ऑर्डर करें जो भी जिसमें लगा हुआ है, रेक्टिफाई करके उसको फिर रेक्टिफाइड रिजेक्ट कर दें आगे चले जाए, वो लेके फिर ऑर्डर पास कर दे अपील फैक्ट या अदरवाइज रेक्टिफिकेशन से, या अगर वो और कोई प्रोसीजर दें तो उसके या वैसे डायरेक्ट भी हाई कोर्ट में आप रेट कर सकते हैं, रेट कर सकते कि ये मेरा इतना मैंने दिया था जो इलीगल मेरे से पेमेंट है, जबकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल पेमेंट है, जो मेरे में लगता नहीं था तो दिया गया, मैंने गवर्नमेंट को दिया, तो गवर्नमेंट वो उसको रिटेन करना अनजस्ट इन्वेस्टमेंट है, अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद लॉ तो इसलिए मेरा वापस किया जाए, एडजस्ट भी किया जा सकता है, वो तो 170 में है ना, 170 जो सेक्शन है उसमें एडजस्टमेंट भी हो सकती है, किसी और टैक्स में भी एडजस्ट हो सकता है, वापस भी हो सकता है, तो उसके मुताबिक फिर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। टैक्स ऑन द पेमेंट लाइफ इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस है वाला जो है ये एक नई स्पीसीज आई है, जैसे विद होल्डिंग होती है, तो इन्होंने कहा ये लाइफ इंश्योरेंस जो है वो अगर आप कराते हैं उसकी प्रीमियम देते हैं, तो प्रीमियम जो आप देंगे देने के बाद अगर आपको वापस मिलती है, जब वो उसकी 2-3 सिचुएशन होती है, एक तो आपको यह है कि आप लाइफ प्रीमियम अगर 15 साल की सपोज दी है तो 15 साल तक आपको प्रीमियम देते रहते हैं, तो 15 साल बाद आपको पैसे मिलते हैं, तो इसमें उन्होंने सम थ्रेशोल्ड और टैक्स पीरियड डिफाइन किया है कि इस पीरियड के पहले पहले यूजुअली ये होता है ना 3 साल के अंदर अंदर बाद दफा आपको प्रीमियम ना दे डिफॉल्टर हो जाए तो आपको उसकी ना वो जो आपने पैसे दिए होते हैं या उनका जो सिस्टम में मल्टीप्लायर बनता है उसको कहते हैं सरेंडर वैल्यू करके आप कहते हैं आज आपने लेने थे इतने पैसे लेने, पहली जो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम होता है वो तो वैसे एजेंट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो वो सरेंडर वैल्यू यूजली पहले की नहीं होती, 3 हो जाए आप डिसकंटिन्यू करना चाहें तो वो सरेंडर वैल्यू आपको दे देते हैं, कोई इंश्योरेंस वाले एक्चुअली से वैल्यूएशन कराते हैं, वैल्यूएशन करा के आपको टर्न करके उसकी सरेंडर वैल्यू देते हैं, तो अब ये जो आया लॉ है तो इसमें आपका प्रीमियम ये एक किस्म का गेन पे टैक्स है, जो प्रीमियम आपने दिया है देने के बाद जो आपको मिला है उसमें जो डिफरेंशियल होगा उस पर आपको लगेगा, और उसमें रेट 4 साल के बाद होगा तो नहीं लगेगा,
विद इन 4 ईयर आपने सरेंडर वैल्यू या पे आउट लेते हैं या बेनिफिट लेते हैं, उस पे ये लगेगा। अगर विद इन ईयर ही आप ले लेते हैं, इसी प्रीमियम दिया, इसी में कुछ आपको पैसे मिले, अगर आप प्रीमियम कम था पैसे ज्यादा मिले तो आपको 15% लगेगा, वो शेड्यूल में रेट किया वो सारा मैं गलत कर रहा हूँ तो वहाँ। और अगर विद इन 1 ईयर नहीं है, 2 से 4 ईयर है, तो आपको 10% देना पड़ेगा, उसका गेन जो उस पर टैक्स होगा। अगर 4 साल के बाद है तो वो उस पर नहीं होगा। इसी तरह कोई डेथ हो गई है, तो डेथ होगी तो फिर ला ये अप्लीकेबल नहीं होगा, या कोई डिसेबिलिटी हो गई है तो उसकी वजह से लाइफ प्रीमियम मिल रहा है तो फिर भी नहीं होगा। तो बाकी हम देख लेते हैं उसमें क्या होगा, कि फाइनल होगा, फिक्स होगा, क्या होगा। तो फर्दर टैक्स ईयर 2000 onward, a tax shall be imposed at the rate specified in division ICR part 3 of the schedule on every individual who receive any payout, benefit, surrender value, maturity proceeds, or similar payment hereinafter referred to as payout from the life insurance business on account of a life insurance policy, family, full certificate plan, or similar arrangements. For the purpose of subsection, the amount of liable to tax shall be the gross amount of payout reduced by aggregate amount of premium or contribution paid by the policy holders or participants. तो जो आपने दिए होंगे पैसे प्रीमियम और जो आपको मिल रहा है ग्रॉस अमाउंट से, वो आपने लेस करना है और डिफरेंशियल पे आपको टैक्स लगेगा। The provision of subsection 1 shall not apply where payout or benefit is made on account of death of the insured or participant. अगर डेथ हुई है फिर मिली है तो फिर ये लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा। इसी तरह ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ इंश्योर्ड और पार्टिसिपेंट होगी तो फिर भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ पॉलिसी सर्टिफिकेट ऑफ लॉस, और जिस दिन इंश्योरेंस आपने ली अगर 4 ईयर के बाद आपको मिलती है तो फिर भी ये नहीं होगा। 3 कंडीशनों में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो 2 कंडीशन बाकी अदर देन दिस एप्लीकेबल। जब आपको प्रीमियम मिलता है ऑन द डेथ, डिसेबिलिटी और 4 ईयर के बाद, तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इससे पहले मिलता है, विद इन ईयर मिलता है, या 2 से लेके अगर 4 ईयर तक मिलता है तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल होगा, उसमें 15% या 10% होगा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। इन सेक्शन 8 वो 7G है, जहां जहां 7E है, 7E क्योंकि मिट हो गया वो डिलीट हो गया, उसकी जगह 7G जो है ये इंश्योरेंस वाला नया आ गया। ठीक है, इन सेक्शन वो उसी तरह वही एडिटोरियल वही जो है अमेंडमेंट है। उसके सेक्शन 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 21 जो है डिडक्शन नॉट अलाउड वाला सेक्शन है, तो सेक्शन उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस जो सेक्शन 18 है, तो 8 में आपको कोई भी एक्सपेंडिचर जो है वो जर्नल है। 18 में है कि कौन सी इनकम चार्जेबल टैक्स है, 20 में है आपके के कौन से जो एक्सपेंडिचर जो है होली एक्सक्लूसिव इनकम फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस वो अलाउबल है, उसमें एक सेक्शन आगे फिर जो 21 सेक्शन है कि कौन से डिडक्शन अलाउबल नहीं है। यहाँ इसमें कंडीशन है कि ये डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, तो उसमें और जो है विद रिगार्ड टू इंटीग्रेशन थी, अगर आप इंटीग्रेशन पिछले साल इसमें जो थी ऑलरेडी क्लास कौन सी थी, वो ऑलरेडी क्लास ये थी कि जो आपकी इंटीग्रेशन पे या उस सेल के जो एक्सपेंडिचर होंगे रिलेटेड टू, तो वो वाले आपको अलाउ नहीं होंगे, तो उसकी सर्टन लिमिट थी कि इससे इस हद तक आपको वो एक्सपेंडिचर जो टोटल क्लेम किए वो डिसअलाउ हो जाएंगे। तो उसको उन्होंने रैशनलाइज किया है, टोटल एक्सपेंडिचर के बजाय उन्होंने अलग उसको सब्सिट्यूट करके नया सिस्टम। पहले था 10%, किधर आर पहले आर किधर, चलो ये अब आया ना, any expenditure attributable sale claimed by any person who is required to integrate but fail to integrate his business with the board through approved fiscal electronic device and software। अब कंप्यूटराइज सिस्टम और वो इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर का वर्ड चेंज हुआ है, तो अब उस वजह से भी ये चेंज है। तो ये वाला कि पहले 10% जो था वो आपके सेल से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर थे, सारे एक्सपेंडिचर नहीं थे जो सेल से रिलेटेड, सेल आपके सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एडमिन सेलिंग है, या आपकी सेल फ्रेट है, ट्रैवलिंग है, उस तरह के, या डिस्काउंट है, सेल रेटेड जो है वो सेलिंग एक्सपेंस जो है वो सेल प्रमोशन है, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिसिटी है, जो सेल एट्रीब्यूटेड थे वो वालों एक्सपेंस की बात थी। और वो वाली खत्म करके 3% ऑफ द एक्सपेंडिचर क्लेम बाय ए पर्सन।
अब टोटल एक्सपेंडिचर जो आपने क्लेम की है डिडक्टेबल, उनका 3% है। Any person who failed to install electronic resources or to act as an integrated enterprises as required by the law, subject to more method, manner and procedure as may be prescribed। पहले वाले में प्रेस्क्राइब करनी था, अब मोड मैनर प्रेस्क्राइब जो है उसके मुताबिक अगर जो मेथड मैनर रूल्स में प्रेस्क्राइब किए 2 उसमें अगर आप उसको कंप्लाई विद नहीं करते तो देन आपका 3% आपका जो आपने क्लेम किए हैं टोटल एक्सपेंडिचर, तो उनमें उनका 3% आपका जो है इनएलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये 21 में आफ्टर सेक्शन 53 द फॉलोइंग न्यू सेक्शन shall be named। ये रैशनलाइजेशन विद होल्डिंग, तो 1% उनने क्या फेडरल गवर्नमेंट कब ज्यादा कर सकती है, इसमें दे देता फेडरल गवर्नमेंट may reduce the rate of any of withholding tax in the nature of minimum tax as given in first schedule। तो मिनिमम वाले को कर सकती, शेड्यूल अदर देन मिनिमम टैक्स चाहे 113 वाले को नहीं कर सकती, 13 वाले के अलावा को जो मिनिमम टैक्स है उनको फेडरल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है वो उसको रिड्यूस करे। तो of this ordinance by 1% on the basis of economic viability in the case of a person classes of person subject to such restriction limitation as federal government may इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक वायबिलिटी। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी इसको यूजुअली हम कहते हैं कि जहाँ कोई लॉ जो है कन्फिस्केटरी नेचर का हो, कि आपके प्रॉफिट जो है वो उस है ना आपका जो टैक्स लगा है उससे भी ज्यादा हो जाए। जैसे आपको 1.5% 2% लगाते हैं तो अदरवाइज तो लॉस होता है, या आपको डेप्रिसिएशन के बगैर बाद कहते हैं, या कोई एजेंट है उसको मिलता है 1% है तो 2% टैक्स हो, तो अब दो बेचारा कहाँ से देगा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो फेडरल गवर्नमेंट को पावर दी गई। वैसे तो इसको ऑलरेडी हम कोर्ट में भी चैलेंज करते हैं, कोर्ट में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन या उसको एक्सप्रोप्रिएटरी या कन्फिस्केटरी डिक्लेयर कराते हैं कि ऐसी चीजें जो उसके पास है ही नहीं, वो अपना बिजनेस बेच के भी देता है, उसकी इक्विटी में से या कैपिटल में से आप टैक्स लेते हैं, तो ये तो इनकम टैक्स है, तो इनकम होगी तो उसमें से लेना चाहिए। तो कोर्ट जो है उसको डिक्लेयर कर सकता है कि ये रेट जो है ये विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस या उसकी जो अर्निंग है उसे डिस्प्रोपोर्शनेट है, उसे हायर है, कन्फिस्केटरी एक्सप्रोप्रिएटरी इन नेचर है, और उनकी प्रॉपर्टी राइट को आर्टिकल 23, 24 और 18 को उसको अफेक्ट करता है, तो कोर्ट भी उसको डिक्लेयर कर सकता है। यहाँ फिर साथ ही उन्होंने बजाय कोर्ट के जाने के उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को पावर दे दे कि वो एग्जामिन करे कि अगर कहीं उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है, उसके जो प्रॉफिट्स है या उसकी इनकम्स है और टैक्स इनकम से भी ज्यादा है, तो उसको वायबल नहीं है, उसकी फिजिबिलिटी इकोनॉमिक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं है, तो उस सिचुएशन में फिर वो उसको फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको रिड्यूस कर सकती है। जो विद होल्डिंग है मिनिमम वाले अदर देन 113 वाले को फिर भी नहीं निकाल, उनके बाकी विद होल्डिंग जो है उसमें से आपको 1% जो आपको लगना है उसको वो 1% तक उसमें से रिडक्शन दे सकती है। वैसे तो चाहिए था कि सारा ही चाहे तो उसको खत्म कर दे, उसको देख ले, बजाय यहाँ उन्होंने उसको वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि टू द एक्सटेंट ऑफ 1% जो है वो उस विद होल्डिंग जो भी रेट है उसको कर सकती है। 1% तक कम करेंगे या 15 का 1 कर सकते हैं या 15 का 14 कर सकते हैं। अब 1% इसमें कहा हुआ है 1% ऑन द 1% का फिर है कि किसका 1%, उस रेट का 1% या वो रेट लगा हुआ है उसमें से 1%, ये आप कोर्ट डिटरमिन करेंगे कि वो उसका अगर सपोज आपका 15% है, प्रोफेशनल का ये लगता है क्या 1% उसका, मेरे ख्याल में ये है कि 15 है तो 14 कर सकते हैं। अब उसका 1 करेंगे तो बहुत थोड़ा होगा, ठीक है, वो तो फिर नेग्लिजिबल होगा, तो ये रिटेंडेंट हो जाएगा, इसकी फिर जरूरत ही नहीं कि भैया 15 का 1% करें तो कितना बनेगा, वो तो एक से भी पॉइंटों में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि 15 होगा तो 14 कर देंगे, जिसका 2 है तो उसको 1 कर देंगे, इस तरह। ज्यादातर मिनिमम टैक्स जो है वो आपके उनमें होते हैं जैसे सर्विसेज है या उनमें, तो वहां कहीं 2 भी है, कहीं 4 भी है, कहीं 15 भी है, तो उन्होंने उसमें कहा है कि उसमें 1% जो है जो रेट है, रेट की बात है, अमाउंट की बात नहीं है, तो रेट है, रेट का या तो लिखा 1% ऑफ द रेट नहीं लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ होता 1% ऑफ द रेट, ठीक है, तो फिर हम उस रेट का 1% कर सकते, यहाँ क्योंकि रेट नहीं सिंपल 1% कर सकता है, इट मीन जो रेट है उसमें से 1%, ठीक है, ऐसे लगेगा। अगर इधर लेजिस्लेटर ने इसलिए यहाँ नहीं लिखा 1% ऑन द बेसिस, 1% ऑफ द रेट नहीं लिखा, अगर 1% ऑफ द रेट लिखा होता तो जो भी उसका विद होल्डिंग का मिनिमम रेट होता उसका फिर 1% होता, इसलिए अब उसके 1% नहीं है, ये क्लियर है।
ठीक है। अब सिंपल 1% है, जो भी रेट है उसमें से 1% 5 है तो 4 कर सकता है, वो है उसका है भी रिडक्शन करनी, बढ़ाना भी नहीं, ठीक है, रिड्यूस करना है। जब अगर ये 113 ना होता तो वहां आपका सपोज 1.25 है, तो एक करता तो 2.25 रह जाता, ठीक है। इसलिए ऑफ द रेट नहीं है, ना अमाउंट है कि जो टैक्स की अमाउंट बनेगी उसका 1% बढ़ाना है, ना रेट का 1% बढ़ाना है, कम करना है, बल्कि रेट जो है उसमें से 1%, ठीक है। इसलिए हर एंगल से इसको देखें तो अल्टीमेटली आप कंक्लूजन पढ़ेंगे कि रेट में से 1% नीचे जाना, उसका नहीं, नॉट 1% ऑफ द रेट, नॉट 1% ऑफ द अमाउंट, बल्कि जो रेट है उसको 1% नीचे करना। economic viability of the person class subject to such restriction or limitation as federal government specify। ये सिंपल भी नहीं है को स्टेट में रिड्यूस कर देगा, तो सब्जेक्ट टू लिमिटेशन, ये जो प्रोविजन है इट हैज बीन सर्कमवेंटेड विद द कंडीशन या लिमिटेशन जो फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, या वो बंदा फुलफिल करेगा तो फिर वो इसको होगा, अदरवाइज नहीं होगा। Federal government shall place before the National Assembly all amendment made in the date of it in the financial year under section। तो ये यूजुअली जहां भी एग्जम्पशन है, आज सेक्शन हमारा 53 या दूसरे जो है जो एग्जम्पशन के हैं, जहां फेडरल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है कि वो एग्जम्पशन ग्रांट करे ड्यूरिंग ईयर, तो साथ ये भी कंडीशन लगाई जाती है, क्योंकि यूजुअली जो ये एग्जम्पशन देना या टैक्स लगाना ये लेजिस्लेटिव फंक्शन है, ये पार्लियामेंट का ड्यूटी है, उनकी पावर्स है, फेडरल की नहीं है। तो यूजुअली जब डेलीगेट से की जाती हैं ये एग्जेक्टिव एक्शन होता है। लॉ में जो टैक्स लगते हैं, जो सब्सटेंटिव प्रोविजन होते हैं, तो वो पावर होती है पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट या मजलिस-ए-शुरा कह रहे हैं या असेंबली कह लें, तो उसकी पावर होती है। तो वो पावर क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको लेजिस्लेट किया होता है, तो उन्होंने एक्सरसाइज करनी होती है, वो अपनी ड्यूटी या अपने फंक्शन या अपने पावर जो है यूजुअली नीचे नहीं दे सकते। अगर नीचे दें तो उसको कहते हैं एक्सेसिव डेलीगेशन, या उसको कहते हैं सरेंडरिंग ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, या उसको कहते हैं एब्डिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन या पावर, कि अपनी पावर इन्होंने सरेंडर कर दी, दे दी। तो यूजुअली ये इसको अच्छी नजर से डेलीगेशन को नहीं देखा जाता, जहां कहीं रेट का मैटर हो, चार्ज जो सब्सटेंटिव प्रोविजन हो, तो वो नीचे डेलीगेट नहीं हो सकती, वो एग्जेक्टिव को नहीं दिया जाता था। नहीं तो एग्जेक्टिव ही लॉ बना ले, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है कि हर पार्लियामेंट का अपना फंक्शन है, एग्जेक्टिव का अपना है, जुडिशियल का अपना है, इसलिए उसको भी उसके भी एंगेज कंट्री टू इनकंसिस्टेंट उसके तहत है, तो इसलिए वो यूजुअली। लेकिन क्या किया चीज जो है डेलीगेशन क्या हो सकती है, ये अखबार झगड़ा में और इसमें क्या मुस्लिम पैक्स में ये काफी डिटेल डिस्कस हुई, और भी बहुत से केस हैं जिसमें तो वो डेलीगेशन जो है यूजुअली डेलीगेशन हो सकती है एग्जेक्टिव फंक्शन को, जो प्रोसीजरल नेचर है, प्रोसीजर लॉ जो है वो नोटिफिकेशन ऐसे हैं, दूसरी चीजें हैं, रूल फ्रेमिंग है, वो वाले हो सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है वो डेलीगेट नहीं हो सकते टू द एग्जेक्टिव, अदरवाइज उसकी पावर सारी इधर ही आ जाए, वो कुछ भी ना करें, इनको दे दें। लेकिन टू सम एक्सटेंट डेलीगेशन जो है वो अप्रूव्ड है, वो इस तरह है कि उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि डेलीगेट जब करनी है तो क्योंकि असेंबली जो है वो मसरूफ लोग होते हैं, वो ब्रॉडर पैरामीटर ले डाउन कर देते हैं हर चीज को डेली, क्योंकि फिजिकल स्टैच्यू जो है इसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आती हैं और टारगेट और डिमांड ये वो आती है, तो इसलिए असेंबली का बैठना और नए लॉ बनाना, अमेंडमेंट करना वो मुश्किल होती है। वो फिर उस सिचुएशन में वो डेलीगेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन को भी, तो उसको करने के लिए तो कुछ ब्रॉडर चीजें उनको देना जरूरी है कि कौन से लोग और किस रेट की रेंज क्या होगी। वो रेट या अनलिमिटेड या अनब्राइडल नहीं छोड़ना, या अनस्ट्रक्चर नहीं छोड़ना कि कितना मर्जी एग्जेक्टिव लगा ले, 200% लगा ले, उन्होंने 10% लगाया, ये 20% कर दे। इसलिए इस तरह वो ब्रॉडर या ओपन एंडेड चीज जो है वो एग्जेक्टिव को नहीं दी जा सकती। तो उसकी ब्रॉडर पैरामीटर जो है लेजिस्लेटर जो है वो चार्जिंग सेक्शन में देगा कि इन लोगों पे इस सिचुएशन में इस रेट तक, जैसे आपके एडिशनल होता है, एडिशनल चार्ज है, टैक्स है, लगाया जाता है 2 से 5% या 18%, तो वो टू दैट एक्सटेंट जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन उसको भी कोर्ट दे सकते हैं कि वो एक्सेसिव तो नहीं है,
एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल लेजिस्लेटिव फंक्शन तो नहीं है, या वो सरेंडरिंग ऑफ लेजिस्लेटिव पावर तो नहीं है, तो उस सिचुएशन में अगर है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। बहुत से स्ट्राइक डाउन किए थे, बल्कि ये रूल 20 था, इसका गैस वाले का 6% लगा हुआ था, तो अखबार झगड़ा में स्ट्राइक डाउन कर दिए। इसी तरह और भी एस आर बहुत सारे जो है, और ये रेगुलेटरी ड्यूटी थी वो खत्म कर दी, और भी बहुत सी चीजें जो है डेलीगेशन में जहाँ डिसअप्रूव चीजें की है। तो यहाँ क्योंकि यूजुअली चार्जेबिलिटी में डेलीगेशन नहीं करनी, जहाँ एग्जम्पशन वगैरह है वहां एग्जेक्टिव को दी जा सकती है, क्योंकि एग्जेक्टिव जो है वो देख सकते हैं कि कौन सी चीज कहीं रिलीफ देना है तो वो दे सकते हैं, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट को इस रेट में उनका 1% वो दे सकती है। तो ये, और फिर उसको फिर देने के बाद पावर दे के ये भी कहना कि जब असेंबली साल खत्म होगा तो उसके बाद वो असेंबली में पेश करें और असेंबली उसको अप्रूव करेगी तो फिर वो फाइनल होगा। रिवर्स भी कर सकती है, तो फिर वो अगले साल के लिए नहीं होगा, अप्रूव हो जाएगा तो ऑनवर्ड भी चलेगा, ये पावर है। अच्छा, in this section a term economic viability include anticipated net loss of the business of the income due to tax burden, either directly or indirectly due to non-availability of resources to maintain or decrease the efficiency of the business, maintain or increase the efficiency of the business as certified by the chartered accountant listed in the A कैटेगरी ए पर रेटिंग इशू बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये इकोनॉमिक वायबिलिटी डिटरमिन करनी है जो है, वो चार्ट अकाउंटेंट जो है स्टेट बैंक की कोई लिस्ट ए में है उनसे करवा के उस बेसिस पे फिर वो उन लोगों को सब्जेक्ट टू कंडीशन जो इकोनॉमिक वायबिलिटी, उसके नेट लॉस ज्यादा है, अफोर्ड नहीं करता या लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है, इस तरह वहां से सर्टिफिकेट आएगा कि वाकई इकोनॉमिक वायबल नहीं है, इसको हाई रेट लगाना, तो इसलिए इसको रिड्यूस किया जाए, तो देन ये रिड्यूस होगा। फर्दर सेक्शन 64D टैक्स क्रेडिट आर फॉर इंटीग्रेशन। तो ये टैक्स क्रेडिट के सेक्शन काफी सारे हैं। पहले वाले इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के थे कि आप अगर इस सिचुएशन में इंडस्ट्री लगाएंगे नहीं तो उसमें कुछ थे टैक्स क्रेडिट थे, किसी को 100%, इसी तरह जो है आपके दूसरे, तो ये भी टैक्स क्रेडिट है कि आप इंटीग्रेट कराते हैं, उसके में जो एक्सपेंडिचर आपके इक्विपमेंट के अदरवाइज अदर देन मेंटेनेंस इक्विपमेंट जो इंटीग्रेट रिलेटेड है, तो उस पर उन्होंने कोई टैक्स क्रेडिट दिया, तो उसको हम टैक्स क्रेडिट देख लेते हैं कि टर्म एंड कंडीशन इसकी क्या है, कितना है, कैसे क्लेम करना है। तो एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर ऑर्डिनेंस सेल टैक्स एक्ट और फेडरल टैक्स लायबिलिटी 2005 to integrate with the computerized system of board for real time production monitoring or for recording reporting of sale or receipt shall be entitled to tax credit in respect of expenditure incurred exclusive of the purchase, acquisition, stall-based implementation of such equipment, hardware, software, other learning components, and are directly and exclusively utilized for the purpose of such integration. तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है एंड पे, वो जो डायरेक्टली एंड एक्सक्लूसिवली यूटिलाइज, वो प्रोडक्ट जो भी आप इक्विपमेंट लेते हैं वो उसमें इंटीग्रेटेड में इस्तेमाल हो, जो इंटीग्रेशन में नहीं है वो वाली डायरेक्टली एक्सक्लूसिव नहीं है तो इसमें शामिल नहीं होगी। Provided that board may prescribe limitation, condition, and restriction for availing the tax under this section. The amount of tax allowed in the section for the tax year in which electronic sources is installed, integrated, and configuration with the board system shall be 10% of the amount actually invested in the electronic. So 10% of the expenditure जो है वो आपको उसका आराम से टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब मिलेगा किस चीज पे वो आगे देख लेते हैं। टैक्स क्रेडिट shall be available only against normal tax payable under section under division 1, 2, 3 of our schedule। तो वहां जो नॉर्मल टैक्स आपका बनेगा, फाइनल मिनिमम बनेगा वो नहीं, वो बनेगा तो उसके हिसाब से वो 10% उसका वो आप लिख सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 76 वाली है, जो 37 में हम देख रहे थे कि पहले होती थी कि आप डिस्पोजल करें इमूव प्रॉपर्टी करें तो उसकी कास्ट कौन सी लेनी है। अगर इनहेरिटेड वाली है, एक तो अपनी परचेज वो तो ला रही है, जो अगर आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो सक्सेशन में आपको आई हुई है, तो उस ट्रांसमिशन में आई है शेयर आए हुए ऑन द डेथ, तो उसकी वैल्यू कास्ट क्या होनी चाहिए, कितना गेन कैलकुलेट करते वक्त डिस्पोजल प्रोसीड में से जो डिटरमिन हुई है फेयर वैल्यू या एक्चुअल, तो उसमें से कितनी कास्ट निकालें, तो ताकि जो गेन डिटरमिन आप करें तो उसको टैक्सेशन हो। तो 37 में पहले 4 था या कौन सा सेक्शन था, उसमें था कि जिस वक्त आपको गिफ्ट मिला है या इनहेरिटेंस हुई है जो चीज है, तो उस वक्त जो उसकी फेयर वैल्यू होती थी दैट इज ट्रीटेड एज ए कास्ट।
तो वो फिर मिट हो गया था, फिर उसमें लिटिगेशन काफी चीजें डिस्प्यूट में जब तरह के क्या होगी क्या नहीं होगी, तो फिर 79 के रेफरेंस से या फेयर वैल्यू की कास्ट की उसके रहते हम देखते रहे, लेकिन अब उन्होंने रेलेवेंट जो उस कास्ट का सेक्शन है उसमें उन्होंने उसको डाल दिया है। तो वैसे भी अभी सुपर टैक्स की जो जजमेंट आई है तो उसमें भी उन्होंने ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, तो उसमें कहा उसमें वहीं उन्होंने कह दिया कि लगता ही नहीं है, अदरवाइज तो सुपर टैक्स भी नहीं लगता, तो होल्डिंग भी है उसमें भी लगता, तो कास्ट को प्रॉफिट स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम जो है कि 6 साल बाद या 4 साल बाद या 8 साल दे देंगे, उसके बाद बेचा तो फिर सुपर टैक्स नहीं लगता, तो ये ओरिजिनल कहाँ से लगना है, उनका उसमें सुपर भी नहीं लगता, जब सुपर नहीं लगता तो ये भी नहीं लगता, तो इसलिए उसको सामने रखते हुए उन्होंने इसको जो ओरिजिनल बेसिक फंडामेंटल चीज थी तो 79 में था ये आज जो कास्ट और करेक्टरिस्टिक्स आपके इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के वही जो डिसीज के हैं वही सारे होंगे, तो डिसीज ने 50 साल पहले दी है तो वो तो मतलब 10,000 की 2,000 की भी नहीं होगी, तो उससे अब तो वैल्यू उसकी करोड़ों में होगी, तो क्या सारी कास्ट पे जो वैल्यू है फिर वैल्यू उस पर टैक्स होगा। तो यूजुअली जो लॉ है हमारा ये इनकम पे टैक्सेशन है, कैपिटल वैल्यू पे टैक्सेशन नहीं है, जैसे 7E अब खत्म किया है तो इसीलिए किया कि ये कैपिटल वैल्यू तो नहीं, इसके लिए तो वेल्थ टैक्स हो, उसके लिए अलग एंट्री है लेजिस्लेटिव की वहां लगे, यहाँ तो आपने प्रॉफिट या डिफरेंशियल या गेन प्रॉफिट उसकी टैक्सेशन करनी है या नेट बेसिस भी करनी है, बल्कि 111 में भी जो आप रिसीट को ऐड कर देते थे कि बैंक में इतने क्रेडिट है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई ये ग्रॉस जो है ये तो इनकम नहीं है, ये तो डेफिनेशन ऑफ इनकम के खिलाफ है, और आपका सेक्शन 122(5) में लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम, रियल टैक्सेबल इनकम ग्रॉस हो भी नहीं सकती, तो इसलिए उस सिनेरियो को रखते हुए सामने, क्योंकि ये टैक्सेशन जो है ये एनुअल इनकम पे टैक्स है, डेली ट्रांजेक्शन पे टैक्स नहीं है, जो साल बाद पूरे साल की टैक्स ईयर जो है उस साल को 12 बजे तक जो पूरी कमुलेट होगी वो जो इनकम होगी उस पर रेट लगेगा, पूरे टैक्स ईयर की टैक्सेबल इनकम जो होगी उस पर ये टैक्स लगेगा, तो इसलिए फिर इसके अदरवाइज टोटल पे लगता तो ग्रास पे लगना था, तो इसलिए फिर इसको ये बड़ी अप्रिशिएटेबल जो है अमेंडमेंट है कि इनहेरिटेंस की जो प्रॉपर्टी होगी उसकी जो फेयर वैल्यू है ऑन द डेट और डिसीज की जब आपने नाम टाइटल ट्रांसफर हुआ है तो उस वक्त उसकी वैल्यू होगी, तो उस पे ये फिर उसको लेस करके गेन कैलकुलेट होगा, फिर उस पे लगेगी। क्या वो मैं बता, लेकिन वेल्थ रिटर्न या स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू है उसका टैक्सेशन से कोई तरह तल्लक नहीं होता, ठीक है, वहां आप तो एक वैल्यू कास्ट कर देते, वहां आप फेयर वैल्यू भी कर सकते हैं, वहां आप बुक वैल्यू भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन टैक्सेशन पे वो कंट्रोल नहीं करती वैल्यू, टैक्सेशन में लॉ को देखना, अब लॉ में तो फेयर वैल्यू परचेज के वक्त भी और सेल के वक्त भी, तो दोनों ही डिस्कार्ड होगी, इवन दो आपने बुक वैल्यू दिखी है या एस्टिमेटेड वैल्यू दिखी है या कास्ट दिखी है, आप क्लेमेट हो सकते हैं कि मेरी ये कास्ट है, तो इसकी आप जीरो भी उधर लिख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंशियल निकालना है वहां लिखने से नहीं फर्क पड़ता, वहां आप जीरो लिख दें, गिफ्ट में आपने तो कास्ट क्या चीज होती है, कास्ट होती है वो प्राइस विच यू हैव पेड, तो यहाँ तो आपने पे जीरो किया तो वहां आप जीरो ही लिखेंगे, वहां वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो कॉलम कास्ट अगर लिखा हुआ है, कास्ट होती है एक्विजिशन, तो आप उस वहां जीरो भी लिख सकते हैं, वहां फेयर वैल्यू लिख सकते हैं, और नीचे लिखा होता है कि जहां कोई और है अदर देन कास्ट है तो वो लिखे, कास्ट की फिर और भी है कि आपने प्राइस क्या दी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड कास्ट क्या है, कोई चीज इंपोर्टेड है तो उसके वोट इनसिडेंटल है, ब्रिंग इट टू दैट लोकेशन है, उसकी अमेंडमेंट अल्टरेशन की है तो वो भी कास्ट है, और भी बहुत सी चीजें कास्ट में पार्ट बनती है, तो फिर वो आपकी कास्ट बनती है, कास्ट पे फिर डिफरेंट मैकेनिज्म है, आपने एक्सचेंज है तो और है, आउटराइट परचेज है तो और है, इनहेरिटेंस में आई है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी आई तो बहुत सारे मोड है, शेयर के अंगेंस्ट खरीदी है तो और है, और डिफरेंट मेथोडोलॉजी है, ये गेन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की नहीं नहीं वो तो एक्चुअल पैसे ही आने, वैसे आप जितने भी बेचेंगे जो इनकम टैक्स में टैक्स किस पे लगता है, जो कैपिटल गेन है, सब कैपिटल गेन में आप रसीद नहीं शो करते, जैसे आप
प्रॉफिट एंड लॉस है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में तो सेल करते हैं, कास्ट ऑफ गुड्स है, एडमन सेलिंग सारा कुछ करते हैं और फिर प्रॉफिट निकालते हैं। तो जब आप गेन की बात आते हैं तो वहां चीज की डिस्पोजल प्रोसीड नहीं लिखते और ना उसकी कास्ट लिखते हैं, उसका डायरेक्ट गेन लिखते हैं। इवन इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी उधर लिखा हो वर्ड प्रॉफिट एंड गेन्स, प्रॉफिट में सेल से सारी जाएगा, गेन नेट हो जाएगा। आपके जो बैंक स्टेटमेंट है ये वहां तो ग्रास ही आएगी। जब आप एडजस्ट करेंगे वेल्थ में बैंक में तो पूरे पैसे आ जाएंगे, ठीक है, कास्ट निकलेगी उधर से निकल जाएगी, बैंक में पूरा आएगा तो डिफरेंशियल नीचे आएगा, तो डिफरेंशियल ही आप गेन आएगा ना। रिकॉन्सिलिएशन में क्या आएगा, उधर से कास्ट पूरी निकल गई तो उधर से आपकी बैंक में पैसे आ गए, बैंक में आप टोटल आए लेकिन टैक्सेशन पर्पज के लिए आप गेन लेंगे उधर। कैपिटल गेन में जहां सोर्स है ना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाला सोर्स, उसमें गेन लगा के गेन पे, ठीक है। बुक्स में पूरे के पूरे पैसे आएंगे, वो सारे के सारे ही आपके एक्चुअल सारा ही गेन नजर आएगा, जीरो किया तो सारा गेन है ना, एक्चुअल सारा ही गेन है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन आपका डिक्लेरेशन द रिटर्न ऑफरिंग अंडर सेक्शन 37, तो वो आपका उतना है जितना आपने कंप्यूट किया। अब तो फेयर वैल्यू भी तो आपके बुक्स में नहीं, आपने एक्चुअल लिए 2 लाख रुपए शेयर प्रोसीड, वो कह रहे नहीं जी आपकी तो फेयर वैल्यू बनती 5 लाख, तो 5 लाख तो आपके पास नहीं है। अब 5 लाख में से कॉस्ट एट द टाइम आप परचेज लेस करनी है, तो ये दोनों ही नहीं मिलती, नहीं समझ। उधर आपने जीरो डिक्लेयर की है, उधर आपने बेचा 2 लाख का, तो आपके बताओगे 2 लाख है। अब ला ने कहा कि जो आपको मिला है उसकी उस वक्त फेयर वैल्यू क्या थी, वो सपोज 50,000 थी, आपने लिखा है जीरो। अब पैसे आए आपको 2 लाख, उन्होंने कहा फेयर वैल्यू तो 5 लाख थी। अब 5 लाख में से 50,000 लेस होगा और गेन होगा, तो ना आपका परचेज एग्री है ना आपकी सेल एग्री, तो बुक्स में तो वो जो एक्चुअल आए तो इस तरह आप अगर एक और तरह से फीड कर लिया जाए, फीडिंग है ना, हाँ कि जब हम प्रॉपर्टी शो करेंगे इस क्लास के तहत हम ये कास्ट नहीं, और इनफ्लो में विरासत में ये कास्ट रिकंसाइल करते हैं। हाँ जब सेल होगी तो ये सही है। वो देखें वो आपकी मेथोडोलॉजी है ना, आप इसको आप शो कर लेंगे 2 लाख की आई फिर वैल्यू है तो नीचे 2 लाख का रिकॉन्सिलिएशन में डाल देंगे, ठीक है। हो सकता है वो डिपार्टमेंट वाला करे नहीं भी 2 लाख तो नहीं थी, ये तो 1 लाख थी, तो 1 लाख का डिफरेंस आ जाएगा। वो 0 करें 2 करें 5 करें उससे कोई फर्क नहीं, इमटेरियल है। इधर फिर डिस्पोजल प्रोसीड को आप जो मर्जी रिकॉर्ड कर ले, तो आप कहें जी मैं 3 लाख की बेची है फिर 2.5 लाख की, वो कहेगा सॉरी 2.5 तो नहीं थी, ये तो मैंने प्रेस्क्राइब की है रूल, ये सर ये का ये लगता है। फिर आप कह सकते हैं नहीं भी मेरी तो ये बिल्डिंग थी, ये इसमें तो लिटिगेशन चल रही है, फलां चल रहा है, ये फैक्टर है, ये तो फिर वैल्यू हो ही नहीं सकती, आप ले लें इतने की, ठीक है। तो वो एक आगे डिस्प्यूट है। वही मैंने कहा कि इसको कहते हैं सबस्टांस फॉर्म। मेरे डिक्लेरेशन जो है या बुक एंट्री जो है या डिक्लेरेशन इन द रिटर्न या आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है वो एक मटेरियल है। सबस्टांस रियल नेचर करेक्टर ऑफ द ट्रांजेक्शन इज लुक्ड इनटू। रेवेन्यू मैटर में वो चीजें देखी जाती हैं कि रियल एक्चुअल क्या है, रियल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है या लॉ क्या कहता है, उसका करेक्टर नेचर फीचर सबस्टांस ऑफ द ट्रांजेक्शन वो देखा जाता है। और डिक्लेरेशन आपने क्या की है, बुक एंट्री तो आप 10 बार ऐड कर लेस कर सकते हैं, आप एक दफा एंट्री करें फिर बस कर लें फिर डाल लें। अकाउंटिंग में एंट्री है कि 50,000 का अल्टीमेट रिजल्ट निल, एडजस्टिंग एंट्री करें ये कर, तो और एंट्री बेसिस पे रेवेन्यू टैक्सेशन नहीं होती, ठीक है। वो एक्चुअल रियल उसका सबस्टांस नेचर कैरेक्टर वो सबस्टांस देखा जाएगा और फिर टैक्सेशन देगी एक्चुअल क्या है, क्या आपने की क्या नहीं की, ठीक है जी। तो इसमें वेयर immovable property is acquired by individual through inheritance, the cost of such property in the hand of that individual shall be fair value as defined under this section, or the address of the property as provided under section 5 of section 68 of the RT on the transfer of such property to the beneficiary। तो जिसमें ट्रांसफर होगी उस वक्त जो है फेयर वैल्यू अंडर सेक्शन 68 वो आपके वो रेट जो प्रेस्क्राइब करता है एफपीआर जो है या डीसी रेट है जो हायर है वो एफपीआर वाली रेट होगी, जहां नहीं है तो वो डीसी रेट होगी, वो वाली फेयर वैल्यू ट्रीट होगी, वो कास्ट होगी फिर आगे गेन होगा। 79 द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन शैल बी इंसर्टेड। तो ये फैमिली वाला फैमिली सेटलमेंट वाला जो है वो 79 में वो है। Furthermore, it is clarified that transfer of property to a beneficiary on the death of one shall also include transmission of asset
by reason of family settlement among the family members consequent upon death of the person। तो फैमिली सेटलमेंट भी उसमें शामिल होगी। 80 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई सालों से हम कह रहे थे कि जो पर्सन की डेफिनेशन है, इंडिविजुअल है, एओपी है और कंपनी है या दूसरी सोसाइटीज है, बॉडी है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं है। तो उसकी टैक्सेशन कैसे होगी, क्या रेट होंगे, उधर वाला शेड्यूल एओपी और इंडिविजुअल होता है तो इसको क्या रेट लगेगा। तो ये वाली फिर आप पर्सन में इसको भी उन्होंने ऐड की है। तो लिमिटेड लायबिलिटी मिक्सचर ऑफ एओपी और कंपनी है। इसमें जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जैसे उसमें शेयर कैपिटल होते हैं, जो कंपनी उसमें शेयर कैपिटल होता है, तो टोटल कैपिटल को डिवाइड करके उसके शेयर दिए जाते हैं शेयर होल्डर को। तो इसमें शेयर कैपिटल नहीं होगा, इसमें जो पार्टनरशिप कैपिटल होता है वही कैपिटल उसी तरह ही रहेगा, बाकी एसेट शेयर रहेंगे। और इसमें जो लायबिलिटी जो पार्टनरशिप की या पार्टनर की या फर्म की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। जॉइंटली सेवरली ऑल पार्टनर जो है वो एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ईच अदर होते हैं, वो सारी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जो है, अगर फर्म में कोई लॉस हो जाए अदरवाइज वो सारा उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जॉइंटली सेवरली सारी लायबल होती है। इस तरह इंडिविजुअल भी जो है पर्सनली जॉइंटली सारी चीजों के लिए उसकी बिजनेस यूजुअली तो हम टैक्सेशन में या अकाउंटिंग में बिजनेस को एक सेपरेट कंसीडर करते हैं और इंडिविजुअल को एक पर्सनल और बिजनेस का कंसेप्ट देते हैं कि बिजनेस की एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस अलग है और पर्सन की उसकी पर्सनल वेल्थ चीजें अलग है, लेकिन वो जॉइंटली सेवरली सब कुछ लायबल होता है। तो पार्टनरशिप में भी जॉइंटली सेवरली सब कुछ लायबल होता है। अनलिमिटेड ऐसे कहते हैं उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इंडिविजुअल की भी और फर्म की भी या एओपी भी, टू द एक्सटेंट जिसमें उसकी स्टेट है, जितनी उसकी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी जो है वो बैंकरप्ट हो तो सारी की सारी यूटिलाइज हो सकती है अगेंस्ट द पेमेंट ऑन टैक्स या गवर्नमेंट ड्यूटी टैक्सेस एक्सेट्रा। तो यहाँ क्योंकि नई इनकॉर्पोरेशन आई है इन बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म या एओपी, उसका नाम दिया गया। दुनिया में प्रोफेशनल फर्म में यूजुअली लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट में चलती है क्योंकि प्रोफेशनल की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो इसलिए वो ये बार कंसेप्ट है कि आपको अपनी प्रोफेशनल चार्ट अकाउंटेंट एंड डॉक्टर है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर लें। उसमें दोनों, क्योंकि यूजुअली कंपनी में डायरेक्टर की सैलरी सारा कोई लाभल होता है, फर्म में जो है पार्टनर और इंडिविजुअल एक ही समझे जाते हैं, एक ही चीज है, कोई उसमें फर्क नहीं। तो इसलिए वहां पार्टनर की जो सैलरी होती है पार्टनर की वो इडमिजिबल नहीं है। जब प्रॉफिट लॉस आते हैं तो पार्टनर की इडमिजिबल नहीं होती, उसको एज ए ड्राइंग ही समझा जाता है। तो इसलिए उन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को कंसेप्ट इन बिटवीन दोनों का कर लिया और इसमें जो पार्टनर होंगे उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी, लेकिन वो बेनिफिट सारे पार्टनरशिप वाले एंजॉय करेंगे कि सैलरी है या ड्राइंग है, ये वो चीज, वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कंपनी वाला नहीं होगा कि शेयर इतने हैं, इस तरह है, विद होल्डिंग है, इतनी वोटिंग पावर ये है, बोलिंग। तो दोनों के फिर उधर लिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ वो जितनी लायबिलिटी फर्म की है वो उस हद तक वो लायबल है, उससे अबाउट देन दैट नहीं है। एटी में इसको चेंज करके उसको भी नाम दिया गया है। उसके बाद 92 एओपी के प्रॉफिट का है, उसको भी उसमें ऐड किया गया है। तो देखिए 92 एक्सप्लेनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसकी एक्सप्लेनेशन इन सब से एक्सप्लेनेशन शैल बी ओमिटेड। तो एक्सप्लेनेशन जो है पार्टनरशिप फॉर एओपी की ओमिट की गई है। इसमें यह था कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो वो फिर पार्टनर पे कास्ट आएगी तो पार्टनर को भी एग्जेम्प्ट होगी। एक्सप्लेनेशन ये सर्ट करके ये कहा गया था। अब ये एक्सप्लेनेशन ओमिट कर दी गई है तो ये फिर अकॉर्डिंगली अब अगर फर्म को एग्जेम्प्ट है, इट डज नॉट मीन कि वो पार्टनर के लिए भी एग्जेम्प्ट होगी, वो पार्टनर के लिए टैक्सेबल होगी। इसके लिए सेक्शन है 55, उसको हम देखते हैं पहले। 55 को 55 सेक्शन ये कहता है कि जब जो एग्जम्पशन होती है लॉ में वो ओरिजिनल रिसिपिएंट को होती है और आगे कहाँ यूटिलाइज होती है, अगले सेकंड जो रिसिपिएंट है। जैसे पुराने एग्रीकल्चर इनकम में डिविडेंड कंपनी देती तो शेयर होल्डर को भी एग्जाम्प्ट था। अब कंपनी में शेयर होल्डर और कंपनी लगा चीजें, तो वो फिर अगर आप कंपनी एग्जाम्प्ट है तो डिविडेंड देगी, डज नॉट मीन आगे जो डिविडेंड लेगा वो भी एग्जाम्प्ट होगा। तो इसलिए कंपनी में तो नहीं, तो पार्टनरशिप में ये सिनेरियो था कि वो एग्जाम्प्ट था, आगे एग्जाम्प्ट है। तो पहले एक्सप्लेनेशन से पहले इसमें ये था कि पहले प्रॉब्लम 79 में ये था कि जहां एग्जाम्प्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने टैक्स की क्रेडिट या एग्जाम्पशन उस वक्त मिलती थी जब फर्म ने टैक्स दिया,
तो जब फर्म ने टैक्स ना दिया हो तो फिर आप पे बर्डन आता, फिर आप उस पर टैक्स देते थे। ओरिजिनली फर्म टैक्स ही नहीं देती थी, सारा पार्टनर पे जाता था, और पार्टनर रजिस्टर अनरजिस्टर्ड फर्म का कंसेप्ट होता था। तो उस वो जो पार्टनर होते थे वो कैरी फॉरवर्ड लॉस है ये वो पार्टनर करते थे या इंटर ट्रांसफर करते थे। तो आप फिर एओपी का कंसेप्ट देखिए, एओपी अपने पे नहीं करेगी, आगे ट्रांसफर होंगे। तो उस सिचुएशन में पिछले सालों में मैं एक्सप्लेन की थी कि जहाँ टैक्सेबल है, जहाँ फर्म टैक्स देती है, वो तो अलग सिचुएशन है, उसमें आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा और उसकी एवरेजिंग का फार्मूला है। ऐड करेंगे उसमें टैक्स बन जाएगा और ज्यादा बन जाएगा, उसमें जितना बनता है उसकी एवरेजिंग करके वो 88 की कौन सा सेक्शन है तो उस एवरेजिंग करके निकालेंगे। तो पिछले साल ये 2 सालों में अमेंडमेंट आई थी कि अगर वो फर्म एग्जाम्प्ट है तो आगे क्या टैक्स होगा क्या नहीं होगा, तो उसको एक्सप्लेन की, क्योंकि वहां भी दिया होता है टैक्स मनी की एवरेजिंग जो टोटल में ऐड होता है रिटर्न में आपके, तो टैक्स वाले टैक्स शेयर ऑफ टैक्स फर्म और नॉन टैक्स फर्म वाला, तो वो उसके लिए अब उन्हें वो टैक्स हो गया। फिर उनका लिमिटेशन ऑफ एग्जाम्पशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उसको सिनेरियो को सपोर्ट करेगी आपको कि वेयर एनी इनकम exempt फ्रॉम टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस द एग्जम्पशन शैल बी इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कंट्री कंटेन इन द ऑर्डिनेंस लिमिटेड टू द ओरिजिनल रिसिपिएंट ऑफ दैट इनकम and shall not extend to any person receiving any payment wholly or in part out of that income। तो वहां ये एक्सप्लेनेशन थी तो स्पेसिफिकली एग्जाम थी, तो यहाँ लिख दिया गया कि स्पेसिफिक एग्जाम्पशन है तो इन द सब्सटेंस स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक एग्जाम्पशन है तो एग्जाम्पशन होगी, अगर स्पेसिफिक नहीं है फिर नहीं होगी। तो अब मिट कर दिया गया तो स्पेसिफिक एग्जाम्पशन खत्म होगी, खत्म हुई तो अब कंपनी उसी की रहेगी, अगले की नहीं होगी, अगले को टैक्स देना पड़ेगा। जहाँ वो उसने टैक्स नहीं दिया वो एग्जाम्प्ट है तो आगे एग्जाम्पशन नहीं होगा। एलएलपी के लिए दोबारा से प्रोवाइजो डाला गया है एलएलपी के लिए। हाँ वो आगे आते हैं, वो आगे एलएलबी के लिए लगा उसकी भी इनकम में ऐड होगा, उसको भी ये एडिशन करता है, उसको ये जो हमने पढ़ा है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है ना। अब वो उन्होंने एट पार कर दिया ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो लोग लिमिटेड लायबिलिटी की तरफ ना दौड़े, वो कहें जी उधर या उधर से ना भागे, वो कहेंगे उधर तो ऐड हो के टैक्स होना है तो इधर वो आपका एग्जाम्प्ट है, तो उधर से आप लिमिटेड लायबिलिटी को खत्म करके आप इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी हर सिचुएशन में ऐड ही होना है उसकी इनकम लिमिटेड फॉर ए वेयर इनकम ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टी इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स any amount received by the member as share of profit earned by such limited liability partner shall be included the income of that member। तो उसकी तो इनकम में ऐड ही होना है, वहां वो एग्जाम्प्ट था तो इधर वो कहते हैं ये क्यों मिलानी है एग्जाम्प्ट वाले में रहे, ठीक है। यहाँ तो उसके अंदर उसने टैक्स दिया एग्जाम्प्ट है तो वो फिर उसके अंदर ऐड होके फिर टैक्स होना है, वो उसको भी ऐड पार कर दिया कि उसमें भी ऐड होके टैक्स होगा इसमें भी ऐड होके होगा, और वो सपोर्ट करता है 55 कि ओरिजिनल तक कन्फाइन है, ओरिजिनल से आगे नहीं जाता अनलेस अंटिल यहाँ लिखा हो कि भाई ये टैक्स नहीं होना एग्जाम्प्ट है, पहले लिखा हुआ था पहले उन सालों में रहेगा, इस साल के ऑनवर्ड ये चलेगा। अब ये 99B है, ये 99 ये स्मॉल ट्रेडर उनकी एक लॉज है, उसमें पहले ये एक नया जो अभी मैंने पेमेंट ऑफ टैक्स और फाइलिंग, इसमें रेट एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग फिक्स टैक्स फाइलिंग रिटर्न एंड ऑर्डर, ये उसमें ऐड किया है। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टैक्स की बात है, क्या बोर्ड जो है टैक्स लगा सकते हैं, अभी मैंने कहा इकबाल झगड़ा और डेलीगेशन, क्या ये डेलीगेट हो सकता है कि आप रेट लगाएं और जितना मर्जी लगाएं, तो ये डेलीगेटेड पावर जो है ये चैलेंजेबल है, ये इसको हम कहते हैं एक्सेसिव डेलीगेशन है या एब्डिकेशन ऑफ फंडामेंटल लेजिस्लेटिव पावर है या सरेंडरिंग ऑफ पावर है, तो ये चैलेंज हो सकती है। फिर उसकी रीजनेबिलिटी भी देखा जाएगा, अगर स्टैंडर्ड रेट से कम है तो वर्केबल है, फिर रीजनेबल, अगर स्टैंडर्ड रेट चलता है 29%, 30%, तो इसको क्या 2% दे दो, वो फिर लैक्स हो सकता है। फिर दूसरे लोग कह भी सकते हैं जी हमें इतना हायर रेट से इसको डिस्क्रिमिनेटिव भी है, ठीक है। तो लोअर रिलीफ हो जहाँ कहीं तो वो ठीक है, जहाँ एक्सेसिव हो कन्फिस्केटरी हो, वो जो अभी हमने कहा था इकोनॉमिक वायबिलिटी ना हो, ऐसा कोई रेट लगाए वो कंट्राडिक्टरी हो, तो उसी चीज में वो चैलेंज हो के उसी लेजिस्लेटिव पावर वाला हो। इसमें टैक्स को ऐड किया है, 100 को किया, बाकी उसी तरह, ठीक है। इसके बाद 100B है, ये कैपिटल गेन की कैलकुलेशन है, वो एनसीसीएलपी जो करती है वो है, उसमें तो कुछ चीजें निकाली हैं, नॉन बैंकिंग निकाली है, निकाल के तो बाकी चीजें
देख देख ले खोल के। पहले नॉन बैंक इनकी भी सर वो जो है ना गेम की कंपटीशन एनसीसीपीएल करेगा जो निकाल दिए वो इनको भी ऐड ऐड पहले ये इन पे एप्लीकेबल हम इनकी भी वही करेगा। ये वाली कंपटीशन जो उसकी गेम की होगी सिक्योरिटी की 37A के साथ मिला के पड़े तो ये जो करेगा पहले भी यही करते हैं। सिक्योरिटी छोटी जो लिस्टेड कंपनी है मुदारबाद शराबा ये वो तो आप पहले कुछ निकाली हुई थी चीजें कि इन पे नहीं करेगा वो उसमें से मिट कर दी तो आप उसकी भी यही करेंगे। 114A ये पहले इलेक्ट्रॉनिक जो हम ई फाइलिंग करते थे उसके लिए डीम टू बी फाइल ट्रीट होता था तो उसके लिए उन्होंने प्रेफर कर दिया। इसका ये इफेक्ट नहीं आएगा कि अब होगी इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल फॉर्म खत्म हो गई है पूरे के जो पास की अमेंडमेंट है इससे क्या हम समझ पाएंगे? नहीं ये 2A पहले 2A पुराना पढ़ लेना वो मॉडल है क्योंकि रिटर्न फाइल करने का प्रेस्क्राइब फॉर्म ये वो तो पहले 2 में है ना। ये 2A रिकॉग्निशन देता था इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग वो फाइलिंग नहीं है ना। आपने दो जो है 2 को पढ़े तो उसमें फाइलिंग प्रेस्क्राइब फॉर्म ये हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक नहीं आता था तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए 2A अलग डाला हुआ था कि दैट विल बी ट्रीटेड एज ए रिटर्न फाइल्ड ऑन द प्रेस्क्राइब मैनर। ठीक है ये रिटर्न ऊपर वाले पहले वाले 2A ऊपर 2 बेटा पहले 2A रिटर्न ऑफ इनकम इसको रिटर्न ऑफ इनकम shall be in the prescribed form and shall be accompanied by such an actual statement document as may be prescribed। ये mandatory requirement है। फिर हो गया provided board may press different return for different shall fully state all relevant particular information as a form return including declaration kept by the shall be signed by the person being individual or representative। ये mandatory थी ना चीजें अब ई फाइलिंग में तो ये साइन नहीं होती ना तो इसलिए उसको डीमिंग प्रोविजन से ये प्रेस्क्राइब रिटर्न बनाया था। उसके बाद आ गया आगे शैल बी कंपनी विद एविडेंस ऑफ पेमेंट टैक्स ड्यू अंडर सन शैल बी कंपनी विद बैंक स्टेटमेंट एंड शैल बी कंपनी विद फॉरेन इनकम एज लायबिलिटी स्टेटमेंट। ये सारी एक रिटर्न थी ये किस्म की मैनुअल थी कि आपने प्रेस्क्राइब फॉर्म पे ये वो करना है। अब हमने तो प्रेस्क्राइब फॉर्म पे करते ही नहीं ठीक है जो भी वो लेक्चर देते हैं हम तो ऑनलाइन फाइल करते हैं जो ऑनलाइन में पड़ा होता है तो उन्होंने ऑनलाइन को भी इसी को स्टेटस दे दिया थ्रू डीमिंग प्रोविजन 2A डाला 2A डाल के रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेब और मैग्नेटिक मीडिया एनी अदर कंप्यूटर रीडेबल मीडिया एज मे बी स्पेसिफाइड बाय वर्ड शैल आल्सो बी डीम्ड टू बी रिटर्न फॉर द एक्चुअल रिटर्न नहीं है एक्चुअल वो वाली है तो उसकी जगह के इसको भी कह दिया कि आप भी डीम्ड आप भी ऐसे ही हैं जैसे वो एक्चुअल रिटर्न ठीक है। Being for the one as the board may by notification the official make rule for determination of eligibility of data such that the intermediary who will be digitize the data of such return and transmit the same electronically on the income tax under the digital signature then also signature or other matter relating to electronic filing of return statement and document। तो ये जो ऑनलाइन फाइल थी डिजिटलाइज फाइल थी उसको डीम्ड टू बी रिटर्न कहा गया था। ऐसे ही है जैसे वो प्रेस्क्राइब्ड एक्चुअल साइन वाली की है ये इलेक्ट्रॉनिक साइन भी उसी तरह ही है जैसे वो है उसका स्टेटस थ्रू डीमिंग लीगल फिक्शन डिवाइसेस को दिया गया। तो इसी को आप क्योंकि उन्होंने अब डिजिटलाइज वाला जो कंप्यूटराइज वाला सिस्टम चेंज किया इसलिए इसको चेंज किया वो अपनी जगह पे ही या तो उसको खत्म करते तो फिर वाली बात ठीक थी तो इसलिए वो अपनी जगह पे तो इसको फिर डीमिंग स्टेटस ही दिया हुआ है ओरिजिनल नहीं दिया। ओरिजिनल होता तो वो लहरा बात है रूल में कहे जी वो ओरिजिनल फाइलिंग नहीं करनी यही करनी जैसे पहले किया हुआ है ठीक है तो या इन लोगों ने करनी नहीं कर जाता है हर एक नहीं करनी वो रील लॉ में वही है उसको इलेक्ट्रॉनिक को डीमिंग एक्चुअल नहीं है डीमिंग लीगल फिक्शन है ठीक है। लीगल फिक्शन उसको ट्रीट किया जाता है कि ये फाइलिंग वही है जो एक्चुअल ठीक है तो आप उसकी जगह पे मैकेनिज्म उसका रखा उधर ही पहले को मिट नहीं किया उसी को रख के उसमें चेंज कर दिया उसको बढ़ा ठीक है। A return of income shall be filed electronically as may be prescribed for the purpose of section 1 and subsection 1 of this section and board may notify deem may make a rule for such filing determine process digital etc। अब डीमिंग वाली डिवाइस खत्म कर दी उनके वो भी हो सकती है और ये भी हो अब दो हो गई एक वो वाली और एक ये वाली। अब ई फाइलों को उन्होंने डीम नहीं कहा
उनके इसके लिए मेथड मैनर, जैसे उसका मेथड मैनर करता है, इसका भी मेथड मैनर बोर्ड कर देगा तो वो भी एक्चुअल रिटर्न होगी। अब थ्रू डीमिंग डिवाइस खत्म कर दी, वो अपनी जगह पे एक दूसरा मोड बता दिया कि डिजिटल वाली मेथड मैनर जो होंगे उसके मुताबिक जो होगी अब वो भी रिटर्न होगी। दो किस्म की रिटर्न होगी, एक एक्चुअल रिटर्न एक्चुअल सिग्नेचर वाली, एक ये होगी। फाइल किसने कौन सी करनी है, ये रूल का काम है, ये इनका। यहाँ ला ने कह दिया दो मोड है, एक ये वाला है प्रेस रजिस्टर, एक ये वाला। तो इसके साथ कंपनी के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, उसके साथ तो नहीं है, ठीक है। उसमें क्या प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कंपनी फाइल द टैक्स ऑनवर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी द रिटर्न शैल ओनली बी फाइल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल फाइल फॉर्मेट। जो फॉर्मेट उधर देगा उसमें फॉर्मेट करनी है आपने रिटर्न, लेकिन उसके साथ अभी तक भी नहीं है, वो तो रूल में है या कहाँ है, ठीक है। इसमें लॉ में दे दी कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल करनी है तो उस फॉर्मेट पे स्टेटमेंट भी देनी। इन सबसे आफ्टर द वर्ड देयर इन द एक्सप्रेशन अवेलेबल सेटलमेंट ऑफर बाय द सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो अब ये नई स्कीम आई है जो हमने सेल टैक्स में भी पढ़ी है, उसमें भी पढ़ी है, तो उसके तहत आप रिवाइज रिटर्न का ये सेक्शन है, तो वहां आपको ऑफर दे दी जाएगी कि एल्गोरिथम मेथड में ऑफर दी तो आप ऑफर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आप रिवाइज का रिटर्न कर सकते हो, टैक्स पे करें और आपकी रिवाइज रिटर्न हो जाएगी और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भी हो जाएगी। तो वहां उन्होंने एल्गोरिथम उसमें 6 में ऐड कर दिया। आफ्टर 6 से द फॉलोइंग न्यू सबसेक्शन हैज बीन entered not with this and any contains subsection 646 if tax avails the settlement offered by the algorithm settlement mechanism he may file a revised return and approval of commissioner की पूरी नहीं होगी, उसे चाहिए नहीं होगी। tax payer shares the amount of tax returned by the mechanism and no separate penalty or default charge shall be payable and return so filed shall be accompanied by such document as required under section 6 and be treated revised under section। उसके बाद 122 के फेसलेट ऑर्डर टाइम असेसमेंट जिस तरह वहां पढ़ा है वहां यहाँ भी है। तो मेरा खत्म करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम बाकी इसको चलिएगा। थैंक यू वेरी मच।